पोल्यूटेंट्स के बारे में देखेंगे आज। क्लास का एजेंडा है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट। अगर ये सारे टर्म्स पहली बार आप सुन रहे हो, फॉर एग्जांपल पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल या एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है, तो आपके लिए आज ब्रेकिंग न्यूज़ होगा, क्लास में काफी कुछ मजा आएगा। शुरू करें। वीडियो अटक रहा है, लास्ट क्लास डबल वन मैंने आपका मैसेज देखा, मैंने कन्वे कर दिया, आई कन्वेड इट टू द टीम। वीडियो ठीक है ना, रीलॉन्च कर लो गाइस, जिनका अटक रहा है। चलो शुरू करते हैं एयर पोल्यूशन से। चलो पहले आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स तोड़ते हैं, पहले बचपन के कॉन्सेप्ट्स जो आज तक किसी ने तोड़े नहीं है, थोड़ा वो तोड़ते हैं पहले। एयर पोल्यूशन, ये नया सेगमेंट है, नया चैप्टर है, नए नोट्स हैं। बिफोर वी बिगिन गाइस, हमको जल्दी से बताओ द डिफरेंस बिटवीन एमिशन एंड द डिफरेंस एमिशन वर्सेस इमिशन। क्या फर्क होता है? चलो यहीं से शुरू करते हैं आज। ये क्या होता है और ये क्या होता है, बताओ। गुड इवनिंग, थैंक यू दृष्टि, सबमिट हो जाएगा सब कुछ टाइम से। बताइए फ्रेंड्स, क्या डिफरेंस है ई मिशन और आई मिशन? इमिशन मीनिंग एक्सपेलिंग आउट, ओके सस्मिता, सॉरी शहजाद, ओके। एमिशन इज डिस्चार्ज, हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई नो दिस, इसलिए तो शुरू कर रहे हैं यही। अनुपम 1 सेकंड। एमिशन मींस द पोल्यूटेंट गैसेस व्हिच आर हार्मफुल जनरेटेड बाय कार इंडस्ट्रीज, बस कार। अनुपम, सारी इंडस्ट्रीज जो भी आप पोल्यूट कर रहे हो, जो भी एमिशंस कर रहे हैं, नॉट जस्ट कार इंडस्ट्रीज, एवरी इंडस्ट्री जो भी पोल्यूट कर रहा है, जो भी कार्बन एमिशंस, जीएचजी एमिशंस कर रहा है, वो हो गया एमिटर, मतलब एमिशन, ठीक है, आई एग्री विद यू अनुपम। एमिशन मींस कमिंग ऑफ पोल्यूटेंट्स, संजीवनी सही बोले, मोर और लेस, ठीक है। भावनाओं का फर्क है, डिडंट हियर एमिशन अर्लियर, आई नो, इसलिए मैं पूछा ये, ठीक है। चलो गाइस, आप हमको बताएंगे, थिंक नाउ, जो गाइस एडल्ट्स, आप सोचो, आपको पॉलिसी बनाना है 2 साल में, अगर आप लवासना घुसोगे, आपको पॉलिसी बनाना है। ऐसा सोचो, मान लो ये भारत है, ओके, फॉर एग्जांपल ये एक इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट, लेट्स नेम द स्टेट एक्स, जहां पे बहुत सारे आपके फैक्ट्रीज है, बहुत डेवलपमेंट है, मतलब बहुत सारा इंडस्ट्रियल वर्क चल रहा है। और एक स्टेट है वाई, जहां पे की फैक्ट्रीज भी नहीं है, इंडस्ट्रियल वर्क भी जीरो है या कम है। अब हमको बताइए, यहां से जो गैसेस निकल रही है, फाइनली जितने भी एमिशंस हो रहे हैं, क्या इनका कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान रखना, इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या एक्स में और वाई में सेम होगा? सोचो, सेम होगा? नहीं ना, करेक्ट। हवा चलता है, सब कुछ मिक्स हो जाता है हवा में, इसलिए अगर आप ध्यान से सोचो, फॉर एग्जांपल माय होम स्टेट बिहार, इंडस्ट्रीज में थोड़ा पीछे है अभी, पर फिर भी हवा खराब है वहां पे। कैसे? हरियाणा रिलेटिवली बेटर इंडस्ट्रियलाइज्ड, स्टिल भी हवा खराब है। तो क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है कि एक होता है जहां से आपका एमिशंस गैसेस धुआं निकल रहा है, और एक होता है कि इवेंचुअली जब एटमॉस्फेयर में घुस गया, उसके बाद जाके आपका एम्बिएंट, आपके आसपास का एयर क्वालिटी वो कैसा है, उसको हम कहते हैं इमिशन। समझे फ्रेंड्स? तो थोड़ा सा पहले इनका डिफरेंसेस लिखते हैं, फिर एयर पोल्यूशन वगैरह वो जो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, क्योंकि अगर सवाल आपको इमिशन पे पूछ दिया ना, तो काफी लोग घबरा जाओगे, मुझे पता है, ठीक है। लेट्स गो, चलो लिखो थोड़ा सा, लेट्स राइट डाउन, ध्यान रखेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट एम्बिएंट वर्सेस द सोर्स। एयर पोल्यूशन, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको जानना जरूरी है, इज द डिफरेंस बिटवीन इमिशन और एमिशन। ओके, लिखिए थोड़ा सा एमिशन के बारे में पहले। लेट्स गो फ्रेंड्स, इजी लगेगा। कितना टाइम हो गया, मैं लेट नहीं, बस अभी चालू है। ओके, लेट्स राइट डाउन फर्स्ट एमिशन का अर्थ क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हम राइट साइड पे एमिशन का लिख डालेंगे। ओके, राइट डाउन, एमिशन आर सोर्सेज दैट एमिट पोल्यूशन या पोल्यूटेंट्स। ओके, ये सोर्सेज दो तरह के हो सकते हैं भाई। फॉर एग्जांपल अनुपम ने कहा कार, मैंने कहा फैक्ट्रीज, मतलब क्या, दो तरह के हैं, एक होगा स्टैटिक सोर्स और एक होगा मोबाइल सोर्स। बढ़िया, मतलब ये अनुपम वाला एग्जांपल है कार, ये मेरा वाला एग्जांपल है फैक्ट्री, दोनों से धुआं निकल रहा है भाई। नंबर 3, अब मेरे एमिशंस क्या सिर्फ हम और आप रिस्पांसिबल हैं? नॉट नेसेसरी। आपके स्टैटिक सोर्सेज में वोल्केनोज भी तो आता है, जो गैस धुआं, और हम लोग देखेंगे नेचुरल सोर्सेज क्या क्या होते हैं, पर धुआं निकलता है, करेक्ट। सो आई कैन राइट माय एमिशन के नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज दोनों होते हैं, हम देखेंगे अभी वो सोर्सेज लिख डालेंगे। नंबर 4, ओके, नंबर 4, दे कैन बी कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, नॉन कंटिन्यूअस, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा होता रहे, ठीक है। वोल्केनो थोड़ी ना 24/7 फटता रहेगा, वो कितने सालों बाद फटेगा, कभी ना कभी एमिट करेगा। और कुछ होते हैं जो दिन रात ऐसे आपके घर के आसपास अगर कोई भी ऐसा पेपर मिल या कुछ स्मेल्टिंग इंडस्ट्री या कुछ भी ऐसा होगा, यू विल नो हाउ इट फील्स। नेक्स्ट, लेट्स राइट डाउन अबाउट इमिशन, IMISSION। ओके, इमिशन लिखिए और यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे लिखिए, इमिशन इज टू डू विद द अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द एम्बिएंट एटमॉस्फेयर, आपके आसपास, अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एम्बिएंट सराउंडिंग्स, एम्बिएंट मतलब आसपास, करेक्ट। नंबर 2, इनमें से कौन सा ह्यूमन हेल्थ का रेफरेंस ज्यादा है? इमिशन आसपास है हमारे, लिखिए मोर ओरिएंटेड टू ह्यूमन हेल्थ, मोर ओरिएंटेड टू प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ। नंबर 3, ठीक है, एंड यहां पे लिखिए नंबर 3 में लिमिट्स फॉर ईच पोल्यूटेंट इज एस्टिमेटेड इन दिस रेफरेंस। मतलब क्या कि आप ह्यूमन हेल्थ के लिए कौन सा डेंजरस है, हाँ देखते हो ना, AQI जब देखते हो तो देखते हो उसमें PM 2.5 PM 10, तो आपको क्या पता चलता है, वो हम वही गैसेस क्यों डाल रहे हैं, मतलब वो कुछ हार्मफुल है, कुछ आपके लिए डेंजरस है, आपके लंग्स के लिए, ब्रोंकाई कुछ भी होगा, बहुत सारे डिस्कस करेंगे, पर आपके हेल्थ के लिए इश्यूज है, तो उनका हेल्थ रेफरेंस होता है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेन कॉन्सेप्ट पहले देखना है। सर कुछ समझ नहीं आया, कैसे नहीं समझ में आया यार, क्या बता रहे हैं? देखो भाई, जिनको समझ में नहीं आया, चलो एक आखिरी अटेम्प्ट मारते हैं, कैसे समझ नहीं आएगा। ये मान लो हमारा भारतवर्ष पूरा का पूरा एरिया, ओके, ये मान लीजिए मुंबई, ओके, और ये मान लो कि मैं जिधर से आता हूँ, फॉर एग्जांपल नेपाल से आता हूँ, चलो लेट्स नॉट ऑफेंड सेंसिबिलिटीज, चलो मैं नेपाल से आता हूँ। अब मुझे बताओ, आपके मुंबई के पास में कितने फैक्ट्रीज हैं, कितने पोर्ट्स हैं, कितना डेवलपमेंट है, कितना गाड़ी है? मैं पोखरा नेपाल में रहता हूँ, क्या है वहाँ पे? रिलेटिवली मैं हिमालय की गोद में रहता हूँ, पर फिर भी मेरा हवा उधर खराब होगा, क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया। तो अर्थ क्या है कि आपका एमिशन जो है वो वहां से निकलता है जहां पे आपके पॉइंट सोर्सेज या मोबाइल सोर्सेज होते हैं, जो सारे गैस एमिट कर रहे हैं। और इमिशन क्या हुआ, वो गैस जब एमिट हुआ, उसके बाद जब एटमॉस्फेयर में गया, फिर फिजिकल चेंजेस होंगे उसमें, केमिकल चेंजेस होंगे उसमें, ज्योग्राफी में पढ़ा है, हवा इधर से उधर जा रहा है, साउथ ईस्ट विंड, नॉर्थ ईस्ट विंड, ट्रेड विंड, फलाना विंड, ढिमकाना विंड, कितना कुछ हो रहा है, साथ में अपना पोल्यूशन भी तो ट्रैवल कर रहा है इधर उधर। तो पोल्यूशन क्या है, आपके आसपास जितने पोल्यूटेंट्स हैं उसको हम कहते हैं इमिशन।
तभी तो आप समझते हो कि हाँ भाई आपके लिए क्या खराब है क्या अच्छा है, करेक्ट। तो बस दैट इज इट, वन इज टू डू विद द सोर्स, वन इज टू डू विद द इफेक्ट। सोर्स कौन सा, ये सोर्स बेस्ड होता है, ये इफेक्ट बेस्ड होता है। कॉज इफेक्ट बेस्ड समझना है तो ऐसे समझ लो भाई, डिफिकल्ट नहीं। जब इतना समझ गए तो आगे बढ़े भाई। बताओ साइड सर, साइड सर, साइड सर, साइड सर, साइड सर। कॉप में उतना ही। अरे देखिए मैंने जो आपको कॉप में पढ़ाया है, नोट में देखना कभी पलटा के, कहीं पे भी मैंने कॉप के नोट्स में आपको कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन मार्केट्स कोई रेफरेंस नहीं दिया उसका। क्यों, सोचा कभी? इतना बड़ा एंगेजमेंट हुआ और कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन मार्केट के लिए एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से, क्यों? चलिए इसका हम खुलासा करेंगे कल दिन में 1:30 बजे आपके सामने, ठीक है? तभी आप जाके वो भी छोटी छोटी चीजें आपको नोट्स में ऐड करते रहना, देख रहे हो? नोट मेकिंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस माय फ्रेंड, जिन्होंने सवाल पूछा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचो पहले, क्वेश्चन एवरीथिंग कि कॉप 28 इतना बड़ा हुआ, हाँ क्यों नहीं लिखा हमने कुछ भी? कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन मार्केट, कार्बन मैकेनिज्म, क्यों, व्हाई डिड इट हैपन? ठीक है, तभी होगा फ्रेंड्स, ऐसे थोड़ी ना होता है कि नोट्स कंटीन्यूअस कभी नहीं बनते। ओके आगे बढ़े, चलिए अब देखते हैं पोल्यूशन का। पहले तो समझ लो रूट डेफिनेशन, इसके बगैर तो बढ़ नहीं सकता। आपको लिखना है, ठीक है, लिख सकते हो, या आपका बुक का जो डेफिनेशन है वो भी इक्वली करेक्ट होगा, ठीक है? सिंपल देखिए, ऑल तीन तरह के होते हैं हमारे। जब हमारा गैस चला गया ना हवा में, फिर तीन तरीके से चेंज हो सकता है। एक सबसे पहला केमिकल, दूसरा फिजिकल, तीसरा बायोलॉजिकल। लिखिए केमिकल प्लस फिजिकल प्लस बायोलॉजिकल, इसके पहले एक बड़ा सा शब्द लिख डालो, ऑल। ओके, ऑल केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स दैट मॉडिफाई द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, एजेंट्स दैट मॉडिफाई द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, पर कैरेक्टरिस्टिक अच्छा वर्ड है, लिख डालो। दैट मॉडिफाई द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, ओके, ऑफ व्हाट, ऑफ माय एटमॉस्फेयर, ऑफ द एटमॉस्फेयर। इनको हम कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है? एयर पोल्यूटेंट्स। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको पता चला भाई कि मेरे एयर पोल्यूटेंट्स जो है, ठीक है, वो दो तरीके से हो सकते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस, या दूसरा जिसको हम कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है? देख लो, एयर पोल्यूशन आपके दो तरीके से होते हैं, और हम सारों को लिखेंगे आज, लिस्ट भी लिखना है फ्रेंड्स, जिस हिसाब से सिविल सर्विसेज इसमें घुस के पूछता है आपको पता होना चाहिए। दो तरीके से होते हैं, एक होता है नेचुरल प्राकृतिक, और एक होगा एंथ्रोपोजेनिक। ओके, एग्जांपल्स बताओ भाई नेचुरल के फ्रेंड्स। एक एग्जांपल हमने आपको बताया, फॉर एग्जांपल वोल्केनो। चलो वोल्केनो तो हमारा पोल्यूशन करता है, और क्या क्या करता है? सेकेंडरी पोल्यूशन, प्राइमरी पोल्यूशन हम इसी से समझेंगे, बताइए। फॉरेस्ट फायर, डस्ट और मीथेन, वेटलैंड्स का याद है फ्रेंड्स? वेटलैंड्स में आपके मीथेन होते हैं, क्यों होते हैं आपको पता होगा, लिखिए उधर, फॉरेस्ट फायर, मीथेन जो बैक्टीरिया वहां पे ब्रेक करता है। अरे मीथेन क्यों लिखा, वेटलैंड लिखो, एटसेट्रा। भाई ये भी एमिट कर रहे हैं कंटीन्यूअस बेसिस पे। अगर आपने अभी न्यूज़ देखा होगा तो आपके क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर इन्होंने ऐसा गैप पाया है, वहां से कंटीन्यूअस मीथेन निकल रहा है। चलो वो न्यूज़ लिखेंगे आपको। ओके, एंथ्रोपोजेनिक लिखिए, क्या क्या जो आपका अनुपम वाला एग्जांपल था, सारे के सारे लिख डालो। फॉसिल फ्यूल कंबशन, पावर का आपका प्लांट एमिशन, इंडस्ट्रियल एमिशन, सारे फॉसिल फ्यूल्स का कंबशन, पावर प्लांट के एमिशन, एटसेट्रा 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 लिखो उधर, एटसेट्रा, वो लिस्ट देख लेना। गॉट इट? ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 1 2 नंबर 3, नोट लिखिए इधर, नोट। मैं डिक्टेट करूंगा गाइस, क्योंकि नहीं तो हम फिनिश नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं डिक्टेट करते चलूंगा, लिखते चलेंगे प्लीज। पहले लिखो इनके बारे में, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वर्सेस सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वर्सेस सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, क्या डिफरेंस होता है? कंफ्यूज मत होना, एमसीक्यूज के लिए बड़ा उत्तम सवाल है। आर्टिफिशियल पोल्यूटेंट्स, नेचुरल पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, इजीली लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, स्पेशली क्योंकि उसमें प्रेशर ज्यादा रहता है, सिंपल बात है, ठीक है? लिखिए इधर, प्रेशर में तो आदमी कोई भी मिस्टेक करेगा। प्राइमरी पोल्यूटेंट डायरेक्टली एमिटेड फ्रॉम सोर्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट लिखिए नॉट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, नहीं नॉट डायरेक्टली लिखो पहले तो, नॉट डायरेक्टली एमिटेड, इनडायरेक्टली मत लिखो, नॉट डायरेक्टली एमिटेड फ्रॉम सोर्स बट, नॉट डायरेक्टली एमिटेड फ्रॉम सोर्स बट, उसके बाद लिखिए वहां पे व्हेन अदर पोल्यूटेंट्स रिएक्ट इन द एटमॉस्फेयर, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर फॉर्म्ड। जो हमने चेंजेस लिखे ना गाइस, ये देखो यही है आपके जो चेंजेस हो रहे हैं। सो बट व्हेन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रिएक्ट इन द एटमॉस्फेयर दे आर फॉर्म्ड, दे आर फॉर्म्ड। फटाफट लिखो गाइस, टाइम नहीं आज, छेती छेती लिखेगा। मुझे बताओ ओजोन कौन सा होगा, प्राइमरी पोल्यूटेंट या सेकेंडरी पोल्यूटेंट? बाकी एग्जांपल्स में देख लूंगा, मुझे बता दो बस इतना। ओजोन को किधर क्लासिफाई करेंगे, अब मैं चार्ट देखता हूं। कॉन्सेप्ट 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 कॉन्सेप्ट, प्राइमरी या सेकेंडरी? भैया हमने ओजोन होल में तुमको मैंने इतना बताया, रिजर्वायर बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ये होता है, वो होता है, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, ये टूट रहा, वो जुड़ रहा, मतलब क्या है, डायरेक्टली तो एमिट नहीं हुआ है ना गाइस। हां, ओजोन इज टू डू विद द सेकेंडरी एमिशन। लिखो लिखो लिखिए, एग्जांपल लिख दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लिखो इधर एग्जांपल। अच्छा, जिन लोगों ने नहीं लिखा था आखिरी 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट लिख दो, जो भी मिसिंग है देखिए, पिक्चर मेमोरी रखो शेल्डन जैसा, और लिख दो। अभी शेल्डन नहीं पता कौन, क्या बताएं? शेल्डन सोचो सिविल सर्विस देता तो अभी तक क्या किया होता, डायरेक्ट सिविल सेक्रेटरी बनाते उसको। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होता है भाई? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं, उसका मैं एग्जांपल भी आपको बताऊंगा, जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जब हमारे एटमॉस्फेयर में केमिकली, फिजिकली या बायोलॉजिकली चेंज होंगे तब उनका फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो फैक्ट्री से वो गैसेस निकल रही हैं, वो गैसेस क्या होगा, चेंज करेंगे। आप सोचो एक लिविंग थिंग होता है गैस, आपको जिस कंडीशन में आप उसको डालोगे वो वैसा बिहेव करता है, मिक्स भी करता है दूसरों गैसेस के साथ। ऐसा थोड़ी ना कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या VOC और PM 2.5 दूर खड़े रहेंगे, दे विल शेक हैंड्स, करेक्ट? तो उसके बाद जो उभर के आएगा वो एक नया डेविल है, ठीक है? उसको हम कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। एग्जांपल लिखो इधर, एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल ओजोन, उसका मैं डिक्टेट करा, लिख प्लीज। ओजोन व्हिच इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, लिख लो व्हिच इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। मैं क्वेश्चन फॉर्म लिख दे रहा हूं, आप वर्ड फॉर्म लिखेंगे। Which is formed when hydrocarbon plus nitrogen oxides combine in the presence of what? They combine in the presence of Surya Kiran, sunlight.
करेक्ट। हाइड्रोकार्बन और NOx अपना सनलाइट के प्रेजेंस में कंबाइन करता है, करेक्ट। फिर लिखिए नाइट NO2 which is formed as NO combines with oxygen in the air, NO2 which is formed as NO combines with oxygen in the air। देख लो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कैसे हुआ, कितनी चीज कंबाइन होने के बाद मेरा ओजोन बन रहा है इधर, करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट लिखिए एसिड रेन, एसिड रेन लिखो उधर, एसिड रेन भी तो है मेरा एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट। क्या बनता है इसमें, क्या चीज रिएक्ट करता है पानी के साथ, दो चीज होते हैं जो अगर रिएक्ट कर गए पानी के साथ तो मेरा एसिड रेन पक्का है। सोचो वीक एसिड होता है ना अपना एसिड रेन, तो क्या क्या होगा इधर, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन दोनों से कोई भी हो गया तो मेरा एसिड रेन निश्चित है, तो हो गया ना सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ये टू डरी लिख रहा हूं मैं, मतलब सेकेंडरी है प्लीज। ओके वंस यू रिटन दिस देन लेट्स गो फॉरवर्ड, और अब लिखेंगे नेचुरल सोर्सेज के थोड़े डिटेल में कि भाई वोल्केनो से एक्जैक्टली क्या क्या निकलता है, सब कुछ जानना जरूरी है। अगर आप पीवाईक्यूज देखे होंगे आपने देखा होगा क्या क्या पूछता है कि कोल जलाने से क्या क्या गैस निकलता है, तो आपको सब जानना जरूरी है बेसिकली। ये लिख डाला तो आगे बढ़े, यस या नो बताइए बस, उतना हम देखेंगे चैट में आज। यस लेट्स गो फॉरवर्ड। नेक्स्ट लिखिए नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज पॉइंट नंबर 1 लिखिए इसमें। फॉर एग्जांपल पहले लिखिए पार्टिकुलेट मैटर, सूक्ष्म, क्या बोलेंगे इनको, पार्टिकुलेट को तो सूक्ष्म बोलते हैं, इतना तो हिंदी पता है मुझे। सूक्ष्म मैटर को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म कण। ओके लिखो पार्टिकुलेट मैटर इंक्लूडिंग डस्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। इसलिए देखोगे डस्ट भी एक पोल्यूटेंट है। अगर ध्यान दिए होंगे दिल्ली में जब ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, अभी बेसिकली ये BS3 BS4 का जो चल रहा था, उसमें आपने ये भी देखा होगा म्युनिसिपैलिटी को बोलते हैं कि झाड़ू मत लगाओ। क्यों बोलते हैं, साफ सफाई नहीं पसंद क्या, नहीं, क्योंकि जब झाड़ू लगाते हो तो आपके पार्टिकुलेट मैटर आप डिस्पर्स कर रहे हो, तो वो भी देखेंगे। देखिए इंक्लूडिंग डस्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस, सी सॉल्ट इन कोस्टल एरियाज, सी सॉल्ट इन कोस्टल एरियाज, ओके सी सॉल्ट इन कोस्टल एरियाज, ओके। या फिर पॉलन स्पोर्स, ऑल ऑफ दीस बायोलॉजिकल फॉर्म्स इनको कहते हैं, पॉलन स्पोर्स एटसेट्रा, ठीक है। कंट्रीब्यूट टू पार्टिकुलेट मैटर, प्लांट डिब्री भी लिख लो, प्लांट एनिमल डिब्री, दे ऑल कंट्रीब्यूट टू पार्टिकुलेट मैटर, सबसे पहला नंबर पॉइंट। दूसरा लिखिए वोल्केनिक इरप्शंस, ज्योग्राफी में तो आपको वैसे बताया होगा आपके फैकल्टी ने डिटेल में कि क्या क्या गैसें निकलती है, मैं आपको बस एक बार लिस्ट दिखा देता हूं। ओके वोल्केनिक इरप्शंस, सल्फर डाइऑक्साइड सबसे पहला, और क्या क्या गैसेस होती है फ्रेंड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, व्हाट एल्स, बताओ, मीथेन, सम अमाउंट ऑफ मीथेन, व्हाट एल्स, वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, जितना सोच सकते हो। देखो अर्थ के बेली से आ रहा है, जितने पॉइजनस गैसेस आप सोच सकते हो, ऐश वैश सब कुछ, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शंस, ओके। नेक्स्ट लिखिए हमारे नेचुरल सोर्सेज में एक जो आपने फॉर श्योर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जो मैंने फॉर श्योर पढ़ाया था, रिमेंबर क्या बोलते हैं उसको, थंडरबोल्ट्स, थंडरबोल्ट, लाइटनिंग, क्या शब्द है इसलिए हो जाता है। हाँ भाई थंडरबोल्ट में कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है फ्रेंड्स, सिंपल है, ये पता है, ये अपने में एक सवाल है, थंडरबोल्ट में कौन सा गैस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, किस तरह का ऑक्साइड, लिखिए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NOx, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के चलते तो होता है पूरा चीज वहां पे, NOx। नंबर 5 या 4, नंबर 4, ओके। एल्गे, एल्गे से कौन सा गैस आपको दिखेगा, स्पेशली जो ओशन सरफेस पे है, ऑन द ओशन सरफेस, ऑन द ओशन सरफेस कौन सा गैस, कभी डिस्कवरी अगर नेट जियो देखा होगा आपने, देखा होगा जैसे ही वो सेलर उस पैच के पास में आ रहा है जहां पे बहुत सारा एल्गे है, वो स्ट्रेट अवे बोलते हैं कि बदबू आ रही है। क्यों आ रही है बदबू, लिखिए वो रॉटन एग वाला स्मेल आता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S आई बिलीव, फॉर्मूला H2S ही है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, कोई केमिस्ट्री वाला बता देना भाई हमको अगर हम गलत है तो। एल्गे ऑन द ओशन सरफेस, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S रॉटन एग वाला आता है स्मेल, नॉट मीथेन। ओशन सरफेस का मैं पूछ रहा हूं फ्रेंड्स, ओशन सरफेस पे यू आर गोइंग टू फाइंड H2S इन लार्ज क्वांटिटी, ओके। आप लोग जो कह रहे हैं ना मीथेन वाला, वो अगला लिख लो, चलो अब लिखिए आपका वाला जो है वेटलैंड्स, स्वैम्प, मार्श, पीट बॉग्स, पीटलैंड, जितने ऐसे ज्योग्राफी के एक शब्द सारे एक लाइन से आने चाहिए आपको, वेटलैंड, स्वैम्प, मार्श, पीट, पीट बॉग्स जिनको हम कहते हैं, वहां पे आप देखोगे कि आपका फेवरेट गैस मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है, CH4, बस मारने वाला गैस, ठीक है। और नंबर 6 लिख लीजिए यहाँ पे ओजोन, ओजोन, हाँ ओजोन, ठीक है। NOx प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको हम कहते हैं VOCs, और यहाँ पे लिखिए फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटी एट ग्राउंड लेवल, सब ओजोन उधर नहीं होता, इधर भी होता है थोड़ा। अगर आपके एम्बिएंट इमिशन आपका ज्यादा है तो आप देखोगे कि आपके ग्राउंड लेवल पे भी माइन्यूट लेवल थोड़ा ही पर ओजोन फॉर्मेशन ऑब्जर्व करते हैं। 5 दिख नहीं रहा, लिख लो वेटलैंड, स्वैम्प, मार्श, पीट बॉग, मैं फिर से बता रहा हूँ, वेटलैंड, स्वैम्प, मार्श, पीट बॉग्स, पीटलैंड का, ठीक है, PEAT, पीट बॉग्स, वहां पे मिलता है मीथेन। नंबर 6 लिखिए आपका ओजोन ग्राउंड लेवल पे, एक तो स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल पे हम जान रहे हैं, डिस्कस किया मैंने, एक आपका ग्राउंड लेवल पे आप ऑब्जर्व करते हो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ NOx का मिश्रण होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, सेम थिंग, एंड दस यू हैव माइन्यूट लेवल ऑफ ओजोन फॉर्मेशन एट द ग्राउंड लेवल, ओके। ये हैं आपके नेचुरल सोर्सेज। अब हम करेंगे आर्टिफिशियल सोर्सेज, पर आर्टिफिशियल में कहां से शुरू कहां से खत्म, क्योंकि भाई बहुत सारे एमिशंस हो रहे हैं 50 तरह की जगह से, फिर भी विल ट्राई एंड सी। सर ये नोट एनफ है ना अमिता, मैं हर क्लास में ना स्टूडेंट्स को बताया, देखिए सिर्फ बाकियों को मैं फिर से बता रहा हूँ, ये नोट्स प्लस आपके करंट अफेयर्स नोट्स प्लस लिटिल बिट ऑफ स्टडी आईक्यू बुक, सम कॉन्सेप्ट्स आपको स्टडी आईक्यू बुक से देखने होंगे, वो मैं आपको बता भी दूंगा कौन कौन से देखने, इज मोर देन एनफ। सिर्फ ये लेके जाओगे तो प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, मेंस के लिए आपको करंट अफेयर्स नोट्स ऑब्वियसली ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है।
दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू ऑन द वेरी फर्स्ट डे व्हिच आई स्टैंड बाय इवन नाउ। लेट्स गो आर्टिफिशियल सोर्सेस, फटाफट लिखते हैं फ्रेंड्स। और मैं आप जो वन मोर फ्रेंड वाज सेइंग कि पीवाईक्यूज बना के दे दो, ठीक है, ये भी हम कर देते हैं आज ही रात में। चलो घर पहुंचने के बाद कुछ कर दिया आप लोगों के लिए, 10-12 सवाल तो मैं लगाता हूँ, आसान है, आधे घंटे का है। चलिए आर्टिफिशियल सोर्सेस बताओ भाई, बताइए। कोल, फ्यूल, वुड, लिखिए से कोल, फ्यूल, वुड, क्या क्या जलाते हैं लोग? नेचुरल गैस भी तो जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स तो हो गया, नेचुरल गैस, इनसे क्या क्या एमिशंस आती हैं पहले वो देखते हैं, ठीक है। लिखिए उधर कोल जलाने से क्या क्या आता है, पहले लिखिए इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑब्जर्व्ड, पूरा तरीके से नहीं जलता है, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑब्जर्व्ड, इसलिए आपका पोल्यूटिंग भी ज्यादा होता है। पूरा जल जाए तो ठीक है, टेंशन ही नहीं है, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑब्जर्व्ड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लिखिए, हाइड्रोकार्बन लिखिए, NOx लिखिए, VOC लिखिए, लिखिए ऑल ऑफ जितना मैंने बताया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, NOx, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर लिखिए उधर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, और बताओ कौन कौन से, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर प्लस, एम आई मिसिंग एनीथिंग? बताओ फ्रेंड्स, हम आपका चैट देख रहा हूँ। और क्या मिस किया मैंने इधर? पार्टिकुलेट मैटर नहीं होगा क्या, बताइए, पार्टिकुलेट मैटर होगा? PM लिखिए इधर, प्लस पार्टिकुलेट मैटर, प्लस लिखिए फ्लोरीन डेरिवेटिव्स, फ्लोरीन के भी कंपाउंड्स निकलते हैं, फ्लोरीन डेरिवेटिव्स, CO2, NOx, VOC, CO, सल्फर ऑक्साइड्स, PM, फ्लोरीन डेरिवेटिव्स, एल्युमिनियम, करेक्ट, एल्युमिनियम, तभी तो आप स्टेप समझोगे, एल्युमिनियम। और उसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे मार्क करो और यहाँ लिखो ऐसे लिखिए, पैट स्कीम, पैट स्कीम लिखिए, और रेफरेंस देना है तो यहाँ पे लिखिए इंडियन कार्बन मार्केट, CCTS, इंडियन कार्बन मार्केट CCTS। नेक्स्ट नंबर 2 लिखो, आपको बता रहे क्या, डोंट वरी, वो भी बता दूंगा। नेक्स्ट लिखिए और, सॉरी हेवी इंडस्ट्रीज, हेवी इंडस्ट्रीज जो और यूज करते हैं, ऐसे लिखो हेवी इंडस्ट्रीज दैट यूज और ट्रीटमेंट, दैट यूज और ट्रीटमेंट, ORETREATMENT, और ट्रीटमेंट, emit cadmium, zinc, lead, cadmium, zinc, lead, ओके। नंबर 3 लिखिए, यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर emits nitric oxide, emits nitric oxide, नीचे में लिखो ग्रीन हाउस गैस, प्लस यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स emit nitric oxide, ग्रीन हाउस गैस, प्लस अमोनिया, NH3। एंड नंबर 4 लिखो यहाँ पे अंगिलेट्स, हेर्बिवोर्स, लिखा। डिफॉरेस्टेशन में वही आ गया ना, वुड वाला, कहीं पे भी कोल बेस्ड इंडस्ट्री होगा ये सब निकलेंगे, कहीं पे भी फॉसिल फ्यूल जलाओगे गाड़ी आपका, ये सब निकलेंगे। डन, लिखो जल्दी जल्दी फटाफट। उसके बाद आपको हम बताएंगे द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ एयर पोल्यूटेंट्स वर्क, तब आप समझ पाओगे। थर्ड पॉइंट नॉट अंडरस्टूड इन आर्टिफिशियल सोर्सेज, यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, आप NPK फर्टिलाइजर यूज करते हैं ना कंट्री में, याद आर्टिकल्स में आप हिंदू एक्सप्रेस हमेशा इसके बारे में लिखते हैं, NPK फर्टिलाइजर आप यूज करते हो, तो उसके यूज से भी तो आपका ऑब्वियसली इट्स नॉट क्लीन प्रोडक्ट ना, केमिकली तो है ना वो, करेक्ट, तो इट इज गोइंग टू हैव अ पोल्यूटिंग इफेक्ट इवेंचुअली। तो आप देखते हो नाइट्रिक ऑक्साइड आपका जो ग्रीन हाउस गैस है, साथ में अमोनिया का प्रचालन या संचालन, आई डोंट नो व्हाट्स द वर्ड, एमिशन होता है। अगर आपको ये नहीं पता ना ये मैंने क्या लिखा है, व्हाट इज दिस, हाँ, तो कल आपके लिए मैं एक वीडियो प्रिपेयर कर चुका हूँ, कल आपको दिखेगा वो ध्यान से देखो। कार्बन मार्केट्स के बारे में हमने जो क्लास में डिस्कस किया उसके ओवर एंड अबव जाके मैंने एक्सप्लेन किया उसमें, जहाँ से जो मिसिंग हो वो आप नोट्स में ऐड करेंगे। वैसे तो आपका नोट सेल्फ सफिशिएंट है, बट ऐड अ कपल ऑफ थिंग्स देयर। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड एंड नाउ वेरी क्विकली लेट्स अंडरस्टैंड द 5 स्टेजेस ऑफ एयर पोल्यूशन, द 5 स्टेजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। इसके बाद देखेंगे भारत ने क्या क्या किया था, 5 स्टेजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। ओके, ठीक है, 5 स्टेजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। देखो ऐसे जो एरियाज में आपके फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, एमिटर्स ज़्यादा है जहाँ पे, ओके, एक फिगर ड्रॉ करो ऐसे मेरे साथ गाइस, आपको इजी होगा रिवाइज करना। ऐसे फिगर ड्रॉ करिए और उसके बाद लिखिए ऊपर में, यहाँ पे होगा आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ये भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन कौन से प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। फॉर एग्जांपल सबसे पहला प्राइमरी पोल्यूटेंट जो आपको याद रखना है NOx, SO2, PM, VOC, जो मैंने आपको कहा, NOx, PM, VOC, SO2। ओके, तो यहाँ पे आप लिखिए फर्स्ट स्टेज ऑफ पोल्यूशन इज कॉल्ड एमिशन। लोग प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का एमिशन हो चुका है। ओके, अब उसके बाद होता है नेक्स्ट स्टेज जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन। हवा, हवा उसे दूर से दूर लेके जाएगी,
ओके, हवा में क्या क्या काम करेगा उसे ले जाने का? फ्रेंड्स, ज्योग्राफी का बताओ थोड़ा। हाँ, हवा किन किन रीजन के चलते चलती है? क्या कॉज इफेक्ट, डिफरेंट रीजन तो है नहीं। जब आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट हो और जिसके चलते आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस डेवलप हो जाए, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, करेक्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। जब हवा के साथ गई तो थोड़ी ना वो चेंज, मतलब एक ही उसमें रहेगा, इट विल स्टार्ट टू अंडरगो फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल चेंज। तो नेक्स्ट स्टेज है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? सबसे इजी एग्जांपल आपको याद रखना है कि आपको चाहिए सन, सनलाइट प्लस ह्यूमिडिटी, दोनों के प्रेजेंस में हमारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स अब अपना मेटामॉर्फोज करते हैं, अपना पहचान बदलते हैं, ऐसे समझिए आप। ओके, यहाँ पे लिखिए सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, इस जगह पे फॉर्म होते हैं मेरे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। लो भाई, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स फॉर्म हो गए मेरे, ट्रांसफॉर्म भी हो चुका है। ओके, इसके बाद क्या होगा? मेरा है इमिशन, फोर्थ स्टेज मेरे आसपास इमिशन। इसका अर्थ ही है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स प्लस सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। भाई मेरे आसपास तो दोनों होंगे, प्राइमरी वाले भी और जो चेंज किए सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। एंड फाइनली इनका होता है डेपोजिशन, लास्ट स्टेज डेपोजिशन। ओके, लास्ट स्टेज डेपोजिशन। ओके, ये दो तरीके का होता है डेपोजिशन, एक होगा ड्राई डेपोजिशन और एक होता है वेट डेपोजिशन। वेट डेपोजिशन मतलब ह्यूमिडिटी आपको चाहिए किसी तरीके से, तो यू कैन हैव वाटर, यू कैन हैव स्नो, यू कैन हैव आइस, किसी तरीके से वो डिपॉजिट हो सके। ठीक है, ये ऐसे चल रहा है पूरा साइकिल हमारा, 1 2 3 4 5। ये लिख डालिए, ये लिख डालिए फ्रेंड्स, आपके काम आएगा ये। ड्राई डिपोजिशन मतलब क्या? बताइए, ड्राई डिपोजिशन क्या होता है? कि आप इवेंचुअली द गैस एंड द सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज जस्ट डिपॉजिटिंग इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमिडिटी, बस। एक बार वो केमिकल बन गया ना, तो अब वो उसके ऊपर है, वो कैसे, कहां, कैसे, इन व्हाट फॉर्म डज इट गो हेड। अब आपके वेदर कंडीशन दो ही तो हो सकते हैं, मॉइस्चर भरा या मॉइस्चर लेस। मॉइस्चर भरा में आप देखेंगे वेट डिपोजिशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा हिमालय के ऊपर ब्लैक सूट, ब्लैक कार्बन सूट, तो वो किस तरह का डिपोजिशन हो रहा है? ड्राई डिपोजिशन या वेट डिपोजिशन? सोचिए, जो आपका आइस के ऊपर या स्नो के ऊपर हो रहा है वो वेट डिपोजिशन होगा, एब्सोल्युटली। समझ नहीं आया सर? हर्ष ये देखिए, आपके फैक्ट्रीज एमिट कर रहे हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, करेक्ट। अब वो पोल्यूटेंट एक बार आपने हवा में एमिट कर दिया, हवा उसको कहीं भी लेके जाएगी, हवा क्या है उसको चेंज भी करेगी। अब जहां पे भी वो लेके जा रही है वहां पे जो हवा लेके जा रहा है, करेक्ट, तो इन दैट प्रोसेस उसमें फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, करेक्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर सनलाइट के प्रेजेंस में आप देख रहे हो कि सर्टेन कंपोनेंट, सर्टेन चेंजेस आर हैपनिंग, तो दैट इज व्हाट माय ट्रांसफॉर्मेशन। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, समझो ऐसा। हाँ, समझो ऐसे गांव का लड़का शहर की तरफ आते आते अब चंट बन गया और डेंजरस बन गया, पहले सीधा साधा था। कैसे बन गया? हवा खराब थी उसके फ्रेंड सर्कल की, करेक्ट। इवेंचुअली जाके उसको घर मिलता है भाई, तो वो हो गया इमिशन, जहां घर मिला, और वहां पे जाके अब वो सेटल हो गया गांव का लड़का, फिनिश्ड डिपोजिशन। अगर कॉन्सेप्ट समझना है स्टोरी समझ लो, पर कॉन्सेप्ट याद रखो 5 स्टेजेस है, जैसे हमारे 5 स्टेजेस होते हैं बचपन से लेके वो क्या वो वनप्रस्थ तक, वैसे इसके भी कुछ ऐसे ही। समझे क्या? बुझे क्या? सर हाँ, वी कैन से जो एयर में गैसेज होती है उनके साथ मिक्स होकर, हाँ करेक्ट, इट्स जस्ट चेंजिंग ना। आप समझो एयर तो ऑर्गेनिक है ना फ्रेंड्स, करेक्ट, एयर तो ऑर्गेनिक है, एयर थोड़ी ना ऐसा अपना वो चलता है। अब इसके बाद क्या करेंगे? आपकी किताब में यहाँ पे लिख लो, लिख लीजिए यहाँ पे, रेफर टू स्टडी IQ बुक, SIQ बुक फॉर पोल्यूटेंट्स। जो लिस्ट मैंने लिखवाया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जाके आपके वहाँ पे स्टडी IQ बुक पे और सारे बहुत सारे ज्ञान दिया हुआ है, उसको एक बार आप चक्कर लगाओगे, देखोगे। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड एंड लुक एट मोर इंपॉर्टेंटली जो आपको पूछा जाएगा, ओके, इज द इंडियन एफर्ट, द नेशनल क्लीन एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ठीक है, लेट्स राइट अबाउट इट, एनकैप, नेशनल क्लीन एयर कैंपेन, एनकैप के बारे में, एनकैप द नेशनल क्लीन एयर कैंपेन। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत सरकार ने क्या क्या एफर्ट्स ली है एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको जानना है इज दिस, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? देखिए काफी लोग, हाँ आप लोग सोचोगे कि भाई इसका तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट से लेना देना नहीं है, साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस आप लोग का तुक्का रहता है, जब भी मारना होता है ना बच्चों को तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस मारते हैं, उनको साइंस लगता है। देखिए साइंस मिनिस्ट्री क्या करती है, वो पॉलिसी फ्रेम करती है। समझ लो कि उनका फाइल वर्क काम, फील्ड का काम नहीं, उनका फील्ड के काम के लिए उनके पास ऑर्गेनाइजेशन है, फील्ड का काम सौंपा जाता है फॉरेस्टर्स को। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, इस मिनिस्ट्री के अधीन है ये पूरा प्रोग्राम। भूपेंद्र यादव जी, इसलिए आप एनवायरमेंट में पढ़ रहे हो, नहीं तो साइंस एंड टेक में पढ़ते। देखो हम लोग फैकल्टीज भी कैसे डिसाइड करते हैं कि आपको ये पढ़ना, हमको ये पढ़ना, जिसका जो मिनिस्टर है। ओके, तो MOEFCC के अंदर आता है ये। ठीक है, फर्स्ट एवर एफर्ट लिखिए, इट इज द फर्स्ट एवर एफर्ट। 2016 में आया था नेशनल क्लीन एयर मॉनिटरिंग कैंपेन, नहीं 16 में नहीं, अभी आया 2 साल पहले, 2019 में। 2019 में ये कैंपेन लॉन्च किया गया है, फर्स्ट एवर एफर्ट लिखिए इधर, इट इज द फर्स्ट एवर एफर्ट टू फ्रेम अ नेशनल फ्रेमवर्क और टू डेवलप अ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लीन एयर क्वालिटी, स्वच्छ हवा के लिए क्वालिटी। नंबर 3 लिखिए। ठीक है, अब इसमें हमने क्या क्या करने का सोचा है? ठीक है, तो ये देखो, फ्रॉम द ईयर 2017, ठीक है लिखो ऐसे, फ्रॉम द ईयर 2000, हाँ बेसलाइन करेक्ट, इसलिए तो 16 सोच रहा था, फ्रॉम द ईयर 2017 पॉइंट ए। ठीक है, सबसे पहले लिखो उधर, रिड्यूस PM10, बी रिड्यूस PM2.5। इनमें बड़ा कौन छोटा कौन, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये 10 जो है ये पार्टिकुलेट मैटर का डायमीटर है। ओके, इसलिए पहले वाले कौन कहते हैं? कोर्स पार्टिकुलेट मैटर, क्योंकि वो बड़ा होता है, और दूसरा वाला जो है इसको कहते हैं फाइन पार्टिकुलेट मैटर, क्योंकि वो छोटा रहता है।
ठीक है, तो इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आपको काटना है बाय 20% बाय द ईयर 2022 के एंड तक, बाय 20% बाय एंड ऑफ 2022। अभी इसका रिजल्ट आना बाकी, इलेक्शन के बाद आ जाएगा, मतलब आपको एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा। ओके, गॉट इट। उसके बाद लिखिए नंबर 4, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ गाइस, आज थोड़ा लिखेंगे प्लीज, नहीं तो आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। लिखो नंबर 4, नंबर 4, इट सेग्रीगेट्स सिटीज इनटू अटेनमेंट सिटीज एंड नॉन अटेनमेंट सिटीज। लिखो इधर नंबर 4, द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर है हमको बताना तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा जल्दी से, मैं भूल गया। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, इसमें लिखो कैटेगराइजेस cities of India, cities या towns of India into two parts, okay, attainment cities and non-attainment cities, non-attainment cities, okay, कौन सा मिनिस्ट्री है फ्रेंड्स? मिनिस्ट्री सर ये क्या है 10 2.5? चलो लेट्स एड्रेस बेसिक्स। देखो भाई PM10 इतना बड़ा है, PM 2.5 इतना बड़ा है, बाकी मामला सेम, डायमीटर का फर्क है, एक 10 माइक्रोन का डायमीटर है, एक 2.5 माइक्रोन का डायमीटर, ठीक है। अब आप समझ सकते हो PM पार्टिकुलेट मैटर ऐसे ही छोटा, ऊपर से एक 10 माइक्रोन का, एक 2.5 माइक्रोन का, कौन सा ज्यादा डेंजरस होगा? 2.5 ज्यादा छोटा है, आपके नाक, आपके ब्लड स्ट्रीम, आपके ब्रेन हर जगह पहुंच सकता है, माइक्रोप्लास्टिक जैसा, नर्डल जैसा है, समझो। ओके, बस और कोई टेंशन नहीं। आपका पार्टिकुलेट मैटर का डायमीटर, इसका डायमीटर है 10 माइक्रोन, इसका डायमीटर है 2.5 माइक्रोन, और कोनो डिफरेंस नहीं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म। ओके, नाउ आई रीच द लिमिट ऑफ माय हिंदी नॉलेज फ्रेंड्स, लेट्स गो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अधीन इन्होंने क्या किया है? नेशनल क्लीन एयर कैंपेन के अंतर्गत इन्होंने सिटीज ऑफ इंडिया को दो जगह कैटेगराइज कर दिया, अटेनमेंट सिटीज और नॉन अटेनमेंट सिटीज। नॉन अटेनमेंट सिटीज के बारे में लिख लो बस, नॉन अटेनमेंट सिटीज क्या है भाई? बेसिकली फेल किए हैं ये लोग, क्या फेल किए हैं, कितना फेल किए हैं वो जानना जरूरी है आपको, ठीक है। दो सिटीज दैट हैव, लिखो दो सिटीज दैट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, a period of 5 years have failed NAAQ, इसका फुल फॉर्म लिखिए, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी, NAAQ, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी। अब हम लिखते हैं NAAQ क्या है भाई? नंबर 6, NAAQ, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी, ये क्या चीज है? लिखिए उधर। ओके, एयर पोल्यूशन कंट्रोल मैनेजमेंट एक्ट 1981, एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट, आप लोगों को याद वापस ले जाऊंगा मैं, 1981। इसके अंतर्गत भारत सरकार ने डिसाइड किया कि हम जाके कुछ पोल्यूटेंट्स को, उनका हम से स्टैंडर्ड्स हम डिटरमिन करेंगे, स्टैंडर्ड्स हम पब्लिसाइज करेंगे, समझे? लिखिए इधर, दे आर स्टैंडर्ड्स फॉर द एम्बिएंट एयर क्वालिटी फॉर पर्टिकुलर पोल्यूटेंट्स, स्टैंडर्ड्स फॉर एम्बिएंट एयर क्वालिटी फॉर स्पेसिफिक पोल्यूटेंट्स, ठीक है। इसका स्लाइड में लिस्ट, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हूं मैं, लिस्ट इन नेक्स्ट स्लाइड, पूरा स्लाइड का लिस्ट पता होना चाहिए, लिखो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी, एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट, याद है आपने वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हम लोगों ने सारा हिस्ट्री लिखा था, तो उसमें से ये निकल के आया है, ठीक है, 1981 का एक्ट के अंतर्गत। अब ये लिस्ट लिखो उधर गाइस, मैं लिस्ट इधर लिख दे रहा हूं, ऊपर में लिखो, इधर लिस्ट लिख दे रहा हूं, प्लीज इंक्लूड ऑल ऑफ देम। सबसे पहला PM10, फिर PM2, लिखिए PM10, PM2, SO2 NO2 CO अमोनिया, SO2 NO2 CO अमोनिया, ओके, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, फिर लिखिए ओजोन, लेड, बेंजीन, बेंजोपाइरीन, ओजोन, लेड, बेंजीन, बेंजोपाइरीन, याद रखना पड़ेगा भाई, इसमें कोई लॉजिक ना है, ठीक है। बेसिकली लॉजिक क्या है, ये सारे सबसे ह्यूमन हेल्थ को डेंजरस है, आप देखोगे इंडिविजुअली स्टडी करने बैठोगे, ऑल ऑफ देम आर डेंजरस, ठीक है। और निकल और आर्सेनिक, निकल और आर्सेनिक लिख लीजिए इधर, निकल और आर्सेनिक, ये लिस्ट अति इंपॉर्टेंट, प्लीज। एयर पोल्यूशन में जब भी कुछ रिवाइज करो और कुछ करो ना करो, ये लिस्ट आपको मुखस्त होना चाहिए, एग्जामिनेशन के पहले 10 बार देख लेना। ओके, लिखा यहाँ पे, क्या लिखा ना, 20% लिखा था, इसी में एक जगह नोट करके लिखो, इस जगह पे जहाँ पे कि हम 2017 का बेंचमार्क देख रहे हैं 2022 तक, वहाँ पे नोट करके लिखिए, फेज 1 था ये, फेज 1। अब न्यू टारगेट लिखो इधर, 40% रिडक्शन बाय 2024, एनकैप के अंदर, करेक्ट, 40% रिडक्शन बोथ PM10 PM 2.5 बाय 2026, ओके, गॉट इट फ्रेंड्स? बताइए, बताओ कोई टेंशन हो रहा है इसके आगे पीछे? वैसे तो नया टॉपिक कुछ ऐसा डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए, एयर पोल्यूटेंट्स स्पेसिफिकली आपको इनिशियली जो थ्योरी थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि तो 5 स्टेजेस क्या है, ओके। उसके बाद पॉलिसी बहुत आसान है, क्योंकि हाल फिलहाल में डेवलप हुआ है ना, और एयर क्वालिटी कंट्रोल प्रिवेंशन एक्ट 81 से सब कुछ चालू है, ठीक है। तो आपको अगर क्रोनोलॉजी समझना हो ना, तो सबसे पहले 1981 का एक्ट रिवाइज करेंगे आप, बेसिकली जो नोट्स हैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं, एंड देन स्टार्ट विद 2019,
जिसका स्टार्ट ही 2019 है ना, उसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं, उसमें ज़्यादा पॉलिसी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो आसान रहेगा आपके लिए रिवाइज करना। ओके, मैं आगे लेके चल रहा हूँ आपको, ये लिख लीजिए जिन लोगों ने नहीं लिखा है, देन कैन गो फॉरवर्ड। Why 2.5 and 10 are taken only not at the sizes because they are, देखो पार्टिकल मैटर तो होते हैं हर साइज के, पर आप नियरेस्ट में ब्रैकेट करते हो तो आप यू फाइंड कि सूक्ष्म में, अति सूक्ष्म में 2.5 का कंसंट्रेशन और 10 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए ये किया जाता है। ओके, गॉट इट। मुझे बताओ भाई कौन सा होगा नॉन अटेनमेंट सिटीज में जो कि पिछले 5 साल से फेल किया जा रहा है, पास ही नहीं कर रहा है, पंचवर्षीय योजना हो गई उसके लिए भी, कौन सा सिटी होगा नंबर 1? अगर तुक्का लगाना होगा कि इंडिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सा है, बेसिकली वही सवाल, कौन सा लग रहा है आपको? डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, जो आपका दिल कह रहा है वही है। हाँ, आप लोग सारे सही, वेरी नाइस, जो दिल कह रहा है वही सही है, हमारे यहाँ हम सब खाते हैं। लिखिए दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एयर प्यूरीफायर फर्जी होता है, कोई काम का नहीं होता है, मैंने पैसे वेस्ट कर दिए उसमें। अब वो एयर प्यूरीफायर ऐसे सामने रखोगे ना, तो ऐसा नाक आपको ऐसे प्यूरीफायर के ऊपर रखना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा। नहीं टू इट इज कैंप मोर और लेस, न्यूबॉर्न बेबीज के लिए और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, वुड टू बी मदर्स के लिए अति आवश्यक है। बाकी हम लोग ऐसे डूब रहे हैं, कुछ नहीं, या लाइक टाइटैनिक के वो लोग पीछे हम लोग को छोड़ दिया डूबने को। चलो नेक्स्ट राइट डाउन अबाउट द ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जो दिल्ली वासी है उनको ये शब्द ऐसे नींद में भी सुनाई देता होगा। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, उसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। ओके, लिखिए पहले ग्रेडेड रिस्पांस प्लान कौन से सिटी में आप सबसे ज्यादा, मतलब ऑब्वियसली यू आर लुकिंग एट इट मोस्ट इन टर्म्स ऑफ दिल्ली ओनली, दिल्ली स्पेसिफिक है पूरा का पूरा, पर क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इससे कुछ लेना देना है या नहीं है, ऐसा सोचो पहले। ओके, मुझे बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट का इससे लेना देना है या नहीं है, क्या लेना देना है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का? जुडिशरी का कुछ लेना देना है क्या? नहीं वैभव अब हो गया, अब हटा दिया शायद BS4 का, गाड़ी वाड़ी का। जुडिशरी का देना लेना देना है, लिखो उधर पॉइंट नंबर 1। देखो कहां से सवाल बन सकते हैं इससे। सबसे पहले लिखिए कि द एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, EPCA, एनवायरमेंट पोल्यूशन, एनवायरमेंट पोल्यूशन, फिर बीच में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, EPCA इसको कहते हैं, कंट्रोल अथॉरिटी। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत अंडर इंस्ट्रक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इट हैज बीन सेट अप फॉर द नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, सेट अप फॉर नेशनल कैपिटल रीजन, सेट अप फॉर NCR, नंबर 2। ठीक है, अच्छा कौन से एक्ट का पार्ट है अगर, तो लिखिए फॉर्म्ड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, 1986। पॉइंट नंबर 3, EPCA टेक्स सुओ मोटो, MOTU है या MOTO, मोटू या मोटो, EPCA टेक्स सुओ मोटो, सुओ मोटू होता है, ये मोटो होता है, मोटू जो भी लिख लेना। EPCA इट टेक्स, अंग्रेजी भूल जाऊंगा वैसे, इट टेक्स सुओ मोटो एक्शन इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, एंड दस यू विल फाइंड कि जब भी आपका ये ग्रैप का मेजर्स हटाना या जोड़ना या कुछ भी होगा ना, आप EPCA का नाम हमेशा सुनोगे, एटलीस्ट आर्टिकल में तो आप डेफिनेटली देखोगे। ओके, सो राइट डाउन हियर नंबर 4, EPCA हैज रिकमेंडेटरी रोल, तो ये रेकमेंड करेंगे और उसके बाद दिल्ली का जो गवर्नमेंट है वो एक नोटिफिकेशन इशू करेगा, हैज रिकमेंडेटरी रोल। ओके, नंबर 5, क्विक फ्रेंड्स, नंबर 5 लिखिए, नंबर 5 ग्रैप के बारे में लिखो, इसके बारे में, इसके बारे में लिखिए, ग्रैप के बारे में, नंबर 5। आगे बढ़ूं, मुझे जल्दी बताओ, मोटो ही है ना, ठीक है, प्लीज हमको बता दीजिए नंबर 5 के लिए, इफ आई कैन गो फॉरवर्ड। नंबर 5, ओके, यहाँ पे लिखिए नंबर 5। अब जो ग्रैप है ना, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ग्रेडेड का अर्थ स्टेप वाइज चलेगा, ये रिस्पांस मतलब हम प्रॉब्लम को देख के अपना रिस्पांस बताएंगे, एक्शन प्लान मतलब एक सरकारी डॉक्यूमेंट है, वो ग्रेडेड है। इतना हवा खराब हुआ तो ये सब बंद, इतना हवा खराब हुआ तो याद है आपका, जैसे मेरा गाड़ी नहीं लगा सकते, आप अपना गाड़ी लेके नहीं जा सकते, EV ही चला सकते, और भी ज्यादा खराब हो गया तो सब बंद कर दो, लॉकडाउन कर दो, ऐसा भी होता है क्या, अभी देखते हैं। तो इधर देखिए ग्रैप के बारे में, इमरजेंसी प्रोविजन, पहले तो नॉर्मल टाइम पे ऐसा नहीं लगा सकते आप, कोर्ट में कोई ना कोई पूछ लेगा, लिखिए इधर इमरजेंसी प्रोविजन टू एनफोर्स इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस व्हेन एयर क्वालिटी डिटोरिएट्स। ये शब्द यूज करेंगे फ्रेंड्स, ये मत लिखना ऑड इवन, वो सब मत लिखो, हाँ सरकारी लैंग्वेज प्लीज, ऐसे ही हो सके तो रट लो भले ये लाइन, पर ओपनिंग आपका यही होना चाहिए आंसर का, अगर ग्रैप का पूछता है तो। इट इज एन इमरजेंसी प्रोविजन टू एनफोर्स इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस, इंस्टीट्यूशन मतलब सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस, सरकारी महकमा कैसे डील करेगा इस प्रॉब्लम को, ओके, टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एयर क्वालिटी। पॉइंट बी, ओके, पॉइंट बी लिखो, GRAP requires interagency coordination. हाँ भाई, मैंने वहाँ पे लाल में लिखा है क्रिटिसिज्म फॉर द मटेरियल, क्यों लिखा है? जो थोड़े अवेयर स्टूडेंट्स होंगे, जो फॉलो कर रहे होंगे क्लास को, जल्दी से बता देंगे क्या प्रॉब्लम है।
एयर क्वालिटी डिटोरिएट्स या फॉल्स, फॉल्स जब एयर क्वालिटी खराब होता है तो उसको डिटोरिएशन कहते हैं, ठीक है। हाँ भाई बताओ हमको कौन सा स्टेट मिसिंग लग रहा है इधर ग्राफ में? अगर मेरे 4 स्टेट्स हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कौन सा स्टेट होने से मेरा ग्राफ और इफेक्टिवली काम करेगा? क्रिटिसिज्म, पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म। देखो ऐसे आपको पॉलिसी एनालाइज करना है, अलग से थोड़ी ना वो ऐसा आकाशवाणी होगा उधर। लिखिए उधर क्रिटिसिज्म फॉर द मटेरियल। ओके नेक्स्ट लिखिए इसमें, इसमें कितने स्टेजेस होते हैं? ठीक है 4 स्टेजेस ओनली, 4 स्टेजेस ओनली। ओके सबसे पहला स्टेज है मॉडरेट टू पुअर, मॉडरेट टू पुअर, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिनिश इट अप जल्दी बताओ। मॉडरेट टू पुअर, फिर वेरी पुअर, फिर सिवियर, और जैसे अभी वो फोन के नाम आते हैं प्रो प्लस, ये प्लस, वो प्लस, वैसे ही यहाँ पे भी सीवियर प्लस या इमरजेंसी भी कहते हैं इसको, ठीक है। 1 प्लस 8 प्लस प्रो 10 प्लस प्रो पता नहीं क्या क्या। ओके राइट लिखिए इधर ग्रैप PM 2.5 और PM 10 इसको ज्यादा टारगेट करता है। आपका जो भी ये 4 स्टेजेस हो रहे हैं फ्रेंड्स वो PM 2.5 और PM 10 के बेसिस पे हो रहे हैं। ओके तो फॉर एग्जांपल मॉडरेट में आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर लिमिट है, लिमिट आपको जानने की जरूरत नहीं है 61 से 120, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लिमिट आपको नहीं जानना है, पर आपको ये जानना है कि जब मॉडरेट टू पुअर इन्फोर्स्ड है तो कुछ कुछ चीजें बंद होंगी, ठीक है। पुलिस लिखना चाहेंगे आप? फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि थर्मल पावर प्लांट में आपका पोल्यूशन कंट्रोल इन्फोर्स हो जाएगा। आपका जो रोड, दिल्ली के रोड्स में जो मैकेनाइज्ड स्वीपिंग होता है, जो गाड़ी जा रही होती है ट्रैफिक को स्लो करते हुए ऐसा गोल गोल ऐसा झाड़ू लगाते हुए, वो बंद हो जाएगा। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इवेंचुअली यू विल फाइंड कि सीवियर प्लस या इमरजेंसी में वहां पे आप ऑड इवन लगा सकते हो, ठीक है। आप स्कूल्स बंद कर सकते हो, सारे कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल कमर्शियल सब बंद हो जाएंगे, ठीक है। सीवियर प्लस का भले लिख सकते हो, स्कूल्स बंद, स्कूल्स क्लोज्ड। इसी में आता है आपका ऑड इवन। नंबर 3 स्टॉपिंग एंट्री ऑफ डीजल ट्रक्स इनटू दिल्ली, स्टॉपिंग एंट्री ऑफ ट्रक्स, ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी टू बी बैंड, ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। फिर भी आप देखोगे रात रात में काम होते रहता है, क्या होगा? ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बैंड, जबकि बहुत इसके स्ट्रिंजेंट मेजर्स हैं, अगर धराए तो बहुत पैसा देना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म एक्सप्लेन, अरे पंजाब नहीं है ना भाई, पंजाब से जब पराली आ रहा है, सारा दिल्ली का धुआं कहां से आता है? पंजाब से आता है ना, अंडर द इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, करेक्ट। तो यू मस्ट रियलाइज कि अगर ग्रैप दिल्ली का पोल्यूशन सॉल्व करना है तो पहले सारे पार्टीज को एक साथ बैठना पड़ेगा, वो ग्रैप में नहीं हो रहा है ना। दिल्ली के लोग रेस्पॉन्स तो अपने से डील कर रहे हैं विदाउट एड्रेसिंग द कॉज, एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ द कॉज। चलिए भाई पंजाब को पूरा दोषी नहीं ठहरा सकते, वो गलत होगा, पर एटलीस्ट आपको वो मैनेजमेंट को साथ में बैठा के ऑफिसर टू ऑफिसर बात तो करना पड़ेगा, नहीं तो कैसा हुई? करेक्ट व्हाट फ्रेंड्स? बताओ व्हाई नॉट पंजाब इन इट? नहीं हुआ ना अभी तक, लोग नहीं आए। व्हाई नॉट पंजाब? बिकॉज वेल यू नो द आंसर बेटर देन मी, व्हाट डू आई से? ओके अच्छा इसके बाद 2-3 चीज देखेंगे आप। एक है सफर, आपकी किताब में मेंशन किया हुआ है सफर के बारे में, SUSAFAR सफर, उसके बारे में प्लीज देख लेना। और एक और तो चलो मेरे को करना पड़ेगा, BS6 के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। भारत स्टेज 6, भारत स्टेज क्या होता है? गाड़ी के एमिशन नॉर्म्स, बताइए व्हाट इज BS6 फ्रेंड्स? जो लोग अभी बोल रहे थे कि हाँ भाई मेरा BS3 गाड़ी, मेरा BS4 गाड़ी, क्या है BS6? बताओ व्हाट आर दे डूइंग एग्जैक्टली? कौन कौन से गाड़ियों को कवर करेगा BS6? 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, पर्सनल व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, कौन कौन से व्हीकल्स? ब्रेक 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 नो ब्रेक, इसके बाद पहले एवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ब्रेक। ऐसे ना हुई ब्रेक। ऑड इवन क्या है? अरे क्या न्यूज़ नहीं देख रहे हो? ऑड इवन क्या है फ्रेंड्स? ये है दिल्ली, हाँ ये है मेरी गाड़ी 0101, ये है आपकी गाड़ी 1012। अगर आपकी गाड़ी का आखिरी नंबर ऑड है तो आप ईयर मार्क होगा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये 3 दिन अपनी गाड़ी निकाल सकते हो। अगर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे गाड़ी निकाले तो मामा तुम्हारा फाइन कर देगा। सिमिलरली आपकी गाड़ी आप निकाल सकते हो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, नो प्रॉब्लम, पर अगर आप मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे निकालोगे तो फाइन भरने की बारी आपकी। और संडे को फ्री फॉर ऑल है, क्योंकि संडे को होता नहीं है पोल्यूशन, पोल्यूशन की छुट्टी पे लेते हैं संडे को, तो संडे को ऑड वाली गाड़ी निकल सकती है, इवन वाली भी निकल सकती है। कितना रैशनल पॉलिसी है। संडे को तो छुट्टी होता है, पोल्यूशन को तो चिल करना है, ऐसा थोड़ी ना, क्या उस संडे वर्किंग थोड़ी ना होगा पोल्यूशन का, ठीक है। यही तो है ऑड इवन, ये तो आसान था समझने में, इतना अच्छा पॉलिसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो फॉरवर्ड। BS6 थोड़ा देखते हैं, भारत स्टेज 6, भारत स्टेज 6 नंबर 1। ओके लिखिए इधर, अप्लाइज टू 4 व्हीलर्स प्लस 2 व्हीलर्स प्लस ऑल कमर्शियल व्हीकल्स। नंबर 2, भारत स्टेज के थ्रू हम करना क्या चाह रहे हैं? देखिए भाई द होल पॉइंट इज कि गाड़ियों का पोल्यूशन कम करना है, उसके लिए आपको ऐसे इंजन चाहिए जो ज्यादा एफिशिएंट हो, जो कम एमिशंस करें। इसलिए आप देखोगे कि अगर आपके पापा का या ग्रैंडफादर का ऐसा एम्बेसडर होगा, हाँ प्रीमियर पद्मिनी चलता था पहले, करेक्ट, वो अब नहीं चलता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी हिम्मत नहीं है कि वो 20 साल पुराना एम्बेसडर निकाल सकता है, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा पोल्यूटिंग है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी नए गाड़ियां दिए जाते हैं। इसलिए आप और हम अपने विंटेज कार के रैली का स्पेशल परमिशन निकलता है भाई, नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता कि वो आप राजेश खन्ना जैसे मेरे सपनों की रानी करते हुए दार्जिलिंग जा सको, हम अपने मामा पर फाइन मार देगा। क्यों? क्योंकि वो इंजन पुराना है, ज्यादा धुआं फेंकता है भाई। ओके तो लिखिए इधर, लिखिए इधर BS6 में aim to reduce vehicular emissions through stringent गाड़ियों के 2 पार्ट होते हैं ना भाई, एक बनाने वाला, एक चलाने वाला। आप दोनों साइड पे इसने कस दिया है। बनाने वालों को जो व्हीकल कंपनीज हैं उनको अल्टीमेटम है
कि अब आप पुरानी गाड़ियां बनाएंगे ही नहीं, और हम और आप जो कंज्यूमर है हम क्वालिटी मेटर है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में 10 ईयर्स आपका डीजल व्हीकल 10 साल बाद आपको अब नहीं चला सकते आप। स्क्रैपेज पॉलिसी आ गया, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। इस बार का अगर बजट देखा होगा मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ये कहा ना कि आप व्हीकल को स्क्रैपिंग में डाल दो और फिर जब नया गाड़ी लेने जाओगे तो वहां ऑफ ले लो, सब्सिडी ले लो। क्यों? क्योंकि वो पुराना गाड़ी है, ज्यादा एमिट कर रहा है, डीजल गाड़ी है, कितना मेंटेनेंस हो ना हो सब थोड़ी अच्छे से मेंटेन करता है। करेक्ट? तो ये सब क्यों किया जा रहा है? सो एज टू मेक श्योर कि आपका व्हीकल एमिशंस कम हो। तो ये एनफोर्समेंट बढ़ाने के लिए सबसे पहला प्रोजेक्ट है BS6 गाड़ियों का। हाँ, लिखिए इधर पॉइंट नंबर 3। पॉइंट समझ रहे हो गाइस कैसे काम करता है पॉलिसी? इंटरेस्टिंग लगना चाहिए क्योंकि आपसे जुड़ा है। हाँ, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो याद रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर व्हाट कैन आई डू। ठीक है, इधर लिखिए फर्स्ट BS6 स्टैंडर्ड्स आर एमिशन स्टैंडर्ड्स फॉर व्हीकल्स। नंबर 4 कभी पेट्रोल पंप पे गए होंगे, ठीक है, तो आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप ध्यान देते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपको दो तरह का पेट्रोल अवेलेबल होता है। एक होता है ऑक्टेन, हाई ऑक्टेन पेट्रोल, वो आपको समझाएगा कि ऐसा हाई माइलेज देती है, ये वो बहुत कुछ ऐसा डीलिंग देगा वो पेट्रोल पंप वाला। एक होता है नॉर्मल पेट्रोल या नॉर्मल डीजल। क्या फर्क होता है गाइस? परफॉर्मेंस बेसिस पे तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क करता है। 91 ऑक्टेन, 97 ऑक्टेन, डिफरेंट ऑक्टेन लेवल्स होते हैं। चलिए आपकी गाड़ी फॉर एग्जांपल हायाबुसा वो सब चलाते हो, जॉन एब्राहम थोड़ी ना जाके अभी वहां पे वो भरेगा, अच्छा पेट्रोल भरेगा। तो ये तो गाड़ी का एमिशंस के लिए, मतलब गाड़ी का परफॉर्मेंस के लिए तो नो डाउट रिक्वायर्ड है, पर आप देखते हो कि ये आपका गाड़ी का एमिशंस को भी कंट्रोल करते हैं। जैसे जैसे गाड़ियां आपकी BS 1 2 3 4 5 6 स्टेज है ना, उसी तरह से पेट्रोल का भी BS 1 2 3 4 5 6 स्टेज है। तो अब हमको बताओ इंडिया में कौन सा पेट्रोल मिलता है हम लोग को? मुझे बताओ इंडिया में कौन सा पेट्रोल ज्यादा मिलता है BS 2 3 4 5 में? बताओ कौन सा पेट्रोल ज्यादा मिलता है इधर? कौन सा फ्यूल? BS 3 और 4? ठंड तो है BS 3 और 4 ज्यादा मिलता है 86 ऑक्टेन वाला कि 90 ऑक्टेन वाला? हमको बताओ। गुड, वेरी नाइस, हैप्पी टू सी कि काफी लोगों को पता है, मतलब आप लोग अवेयर स्टूडेंट्स हो, ऐसा ही होना चाहिए। पूछो उधर पंप वाले से क्या है ये डिफरेंस, अच्छा समझाएगा तुमको। लिखो इधर मोस्ट ऑफ द फ्यूल इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द फ्यूल सोल्ड इन इंडिया इज BS3 एंड BS4। अब देखो भाई प्रॉब्लम क्या हुआ है, गाड़ियां तो आपने बोल दिया कि BS6 लाओ, पेट्रोल वही पुराना पेट्रोल, तो कैसे होगा? करेक्ट? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोल को बताएगा कि हाँ भाई ये BS 3 4 5 6 है? कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरा फ्यूल रेटिंग करता है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो फ्यूल स्टैंडर्ड्स इंडिया के सेट करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स नहीं, पता है सागनिक आपका अटेम्प्ट अच्छा था, पर नहीं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नहीं। देख रहे हो, आपको एग्जाम में अगर पूछ दिया ना सबको ये करने वाले, मतलब आप गलत नहीं हो। अब देखो अगर नहीं पता होगा तो इंस्टिंक्ट कैसे काम करता है। लिखिए फ्यूल स्टैंडर्ड्स इन द कंट्री आर सेट बाय द फ्यूल स्टैंडर्ड्स इन द कंट्री, दे आर सेट बाय CPCB, जो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अधीन, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, नंबर 6 नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेंगे। चलो एक बार लिख लिया तो बताओ हमको गाइस, वी कैन गो फॉरवर्ड। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ भी नहीं, ईशान बहुत बढ़िया, गुड। एज पर मोटर व्हीकल नहीं, फ्यूल स्टैंडर्ड्स जो है देखिए ऐसे भी BS 3 और 4 अभी मिल रहा है, पर इवेंचुअली हमें बेटर पेट्रोल चाहिए होगा। यू नीड बेटर पेट्रोल, बेटर डीजल। सिर्फ गाड़ियां अच्छे रखने से थोड़ी ना होगा, इसलिए तो मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखो इंडस्ट्री और कंज्यूमर दोनों के साइड से आपको फोकस करना है BS6 में, सिर्फ एक को नहीं करो। कर दिया? नंबर 6 लिख लीजिए, छोटे 2 पॉइंट्स है, उसके बाद आपको छोटा ब्रेक दूंगा, देन वी स्टार्ट विद वाटर पोल्यूशन। नंबर 6 लिखिए, BS6 मेक्स, सॉरी, BS6 का मैंडेटरी प्रोविजन लिखो। एक मैंडेटरी प्रोविजन है BS6 के अंदर। BS6 गाड़ियों को क्या होना चाहिए, ठीक है? इट शुड हैव एन ऑन बोर्ड OBD, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स। द व्हीकल शुड हैव ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स, चेक करने का ऑटोमेटिक सीक्वेंस OBD, टू चेक फॉर व्हीकल मैन्युफैक्चर, टू चेक फॉर व्हीकल malfunction. Number 7. Number 7. नंबर 7 लिखिए उधर। बाद में E20 में मिलता है, क्या बात है, बढ़िया, तब तो अच्छी बात, ठीक है। emit lesser particulate matter, okay, नाइट्रोजन ऑक्साइड। कैसे एफिशिएंट है वो लिख लो, कौन कौन से एमिशंस कम हो रहे हैं। हाइड्रोकार्बन एमिशंस, लेसर कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, उधर से लिखिए। ठीक है, चलो टेक अ क्विक ब्रेक, टेक अ वेरी क्विक ब्रेक फ्रेंड्स, लेट्स rejoin at what time?
7:30 हुआ ना, 7:40 से 7:40 PM। इसके बाद वाटर पोल्यूशन चालू करेंगे फ्रेंड्स, दैट विल टेक अस 30 मिनट्स। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट अनदर 30-35 मिनट्स। 1 तक हो जाना चाहिए इफ वी गो ऑन टाइम। इज क्लास लाइव? नो नो, कंप्लीटली रिकॉर्डिंग। दिस इज माय मिराज दैट यू सी, आई थिंक। सर ओबीडी, अरे गाड़ी में बहुत सारा फुकासी नकासी होगा कि फलाना पेट्रोल आपका इट्स नॉट एफिशिएंट। हाँ, गाड़ी में आपका हवा टायर कम है। आजकल नहीं देखे मेरे भाई के पास महिंद्रा एक्सयूवी है, उसके टायर प्रेशर वेशर सब बताते रहता है उसको अंदर में, छोटा सा टीवी टाइप का है। वही ओबीडी। हाँ, कि आपको एज अ पैसेंजर यू शुड बी अवेयर कि आपकी गाड़ी में क्या मैल फंक्शन है। दैट इज इट। इंग्लिश वर्ड से कंफ्यूज मत होइए, बस देखिए गाड़ी का नकाशी फुकासी पे। ठीक है, चलो मैं 5 मिनट में आता हूँ, तब तक आप लोग छापते रहो। आई जस्ट बी बैक। मैल फंक्शन, ठीक है, चलिए आगे। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वीओसी। volatile organic compounds, VOC. To check for vehicle manufacturing malfunction, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो फॉरवर्ड, कीप गोइंग फॉरवर्ड। ईपीसीए के बाद सीए क्यूकम भी है, वो भी सबको करना पड़ेगा आपको। हिस्ट्री तो करा दिया, करंट अफेयर्स। ईपीसीए वाले नोट्स में एक और चीज जोड़ोगे फ्रेंड्स, उधर ही एक और चीज जोड़ दो। अच्छा है, उन्होंने याद दिला तो दिया मुझे। लिखिए उधर नेक्स्ट वाला, एक चीज छोटा अपना बचा रहेगा थोड़ा। पॉइंट नंबर 8 नहीं, पॉइंट 5। हाँ, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट सब हेडिंग, सेंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, सीएक्यूएम। सीएक्यूएम लिखिए इधर गाइस, कम बैक जो लोग उधर बैठे हुए हैं। ठीक है, फुल फॉर्म से लिख लो, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। नंबर 2 फटाफट लिख लीजिए। स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, ठीक है, लिखिए स्टैट्यूटरी बॉडी। कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी? ठीक है, सीएक्यूएम, एनसीआर, सबस्यूम्ड है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया। सबस्यूम मतलब अब पहले वाला बॉडी खत्म, ये चल रहा है फिलहाल। हैज सबस्यूम्ड द एनवायरमेंटल ईपीसीए प्रोटेक्शन। ओके, ओके, नाउ इट्स डन। ये डालो बलवान पैट स्कीम, चलिए कराएंगे आपको पैट स्कीम। ठीक है, बलवान कर लेते हैं पैट स्कीम भी आपका। हाउ मेनी ऑफ यू नो, वैसे वैसे एक बात बताऊं, जो बलवान का सवाल है, पैट स्कीम वर्सेस आरईसी, कल वाले का प्रेजेंटेशन देखो, नहीं हुआ तो कल शाम में मैं आपको नोट दिखा दूंगा उसके। डोंट वरी, पहले कल वाला प्रेजेंटेशन देखिए, इंपॉर्टेंट है आपके। यू नो आई डोंट, मैं ऐसा कोई छोटा मोटा नहीं करता, आई डू एग्जाम स्पेसिफिक। ओके, चलिए, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, स्टैट्यूटरी बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फाइन। लेट्स गो टू वाटर पोल्यूशन नाउ। पानी, वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन वन बाय वन करते चलते हैं फ्रेंड्स। हमको बताइए वाटर पोल्यूशन, एक बात बताओ, अगर आप एक पानी का ग्लास है, उसको आप से एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड सब इसे पास कराते हो, क्या ये वाटर पोल्यूटेड हुआ है या ना? यस और नो, क्या लगता है? सिर्फ मैंने रेज पास कराया, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के, एक्स रे, यूवी रे, इंफ्रारेड, गामा, अल्फा, बीटा, जितना मेरे को मिला। हाउ मेनी लेक्चर्स आर लेफ्ट? 4 तारीख का आखिरी होगा आपका, 4th। ठीक से लिखिए प्लीज, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है। अरे तो मैं बोल भी तो रहा हूं ना, आप ध्यान दो इधर। देखो, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, जो आज तक हम पढ़ते आए हैं कि वैसे बायोलॉजिकल हो, ये हो, उससे काफी बढ़ के होता है वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो लिखिए द एडिशन और प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंसेस। मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं भाई, कोई टेंशन नहीं है, नो इश्यूज। आप कहोगे और हम डन। लिखिए एडिशन और प्रेजेंस, एडिशन और प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस, ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस, लिखिए ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस
अब वो सब्सटेंसेस कैसे हो सकते हैं? दे कैन बी ईदर केमिकल और बायोलॉजिकल। ठीक, लिखो उधर, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, हीट, सब कुछ। कुछ भी इनमें ऐड किया तुमने और वो फॉरेन है, रेडियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, हीट, ओके, हीट और क्या होगा, बस ठीक है। विच डिग्रेड्स वाटर क्वालिटी इज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। ये क्वालिटी है, गुणवत्ता, आई थिंक बहुत कॉन्फिडेंस में बोल दिया मैंने, पर पता नहीं मुझे। ठीक है, वाटर क्वालिटी आई थिंक गुणवत्ता ही होगा। ओके, अब हमको बताइए सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन गाइस क्या क्या होंगे? व्हाट आर माय सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन? देखो इधर, सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, जैसे कि हमने एयर में किया था, स्टेशनरी एंड मोबाइल, करेक्ट। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, एक को कहते हैं हम पॉइंट सोर्स, एक को कहते हैं हम नॉन पॉइंट सोर्स। ओके, वाटर पोल्यूशन को दो भाग में तोड़ते हो, पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स। ओके, पॉइंट सोर्स क्या है? जब एक स्पेसिफिक लोकेशन से आपका इफ्लुएंट डिस्चार्ज हो रहा हो, लिखिए इधर, और ये शब्द ये लिखेंगे, डिस्चार्ज ऑफ इफ्लुएंट, ई वाला। अब कैसे याद रखना है इतना सारा मैं आपको बता देता हूँ। इफ्लुएंट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस और अ पर्टिकुलर सोर्स, डिस्चार्ज ऑफ इफ्लुएंट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स। ठीक है, नॉन पॉइंट सोर्स क्या है बताओ? आपका सॉइल रन ऑफ हो रहा है, हाँ, थोड़ी ना वो एक जगह से जा रहा है, लार्ज स्केल से आपका पानी बह रहा है, एक पॉइंट ऑफ नहीं, एक पर्टिकुलर ड्रेन अगर, फॉर एग्जांपल दिल्ली के बाहर यमुना में आप देखोगे एक पर्टिकुलर पाइप है, उसको हम कहते हैं नजफगढ़ पाइप, नजफगढ़ ड्रेन। सो यू विल फाइंड व्हाट दिस इज अ पॉइंट सोर्स, यू कैन पिन पॉइंट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ माय वाटर एंटरिंग यमुना, एटलीस्ट गंदा पानी एंटरिंग यमुना। पर नॉन पॉइंट सोर्स क्या है? कि जो आपके पोल्यूटेंट्स हैं वो डिफ्यूज्ड है, वो लार्ज एरिया से ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, तो उधर लिखो नॉन पॉइंट में, डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम डिफ्यूज्ड सोर्स और फ्रॉम अ लार्ज एरिया, ऐसे लिख दो। पॉइंट, नॉन पॉइंट, पॉइंट मतलब एक जगह, बिंदु। ओके, डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स फ्रॉम अ लार्ज एरिया, या डिफ्यूज भी कह सकते हैं इसको, डिफ्यूज सोर्सेस, डिफ्यूज सोर्सेज। एग्जांपल लिखो फ्रेंड्स इसका, इसका एग्जांपल लिखिए, फॉर एग्जांपल सॉइल रन ऑफ, लिखिए उधर, रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड, रन ऑफ फ्रॉम एग्री फील्ड, रन ऑफ फ्रॉम ग्रेजिंग एरियाज। ओके, रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड, रन ऑफ फ्रॉम ग्रेजिंग एरियाज। ठीक है, माइंस में आप पानी भर देते हो तो अबैंडन्ड माइंस, अबैंडन्ड माइंस। मिशन रानीगंज अगर देखा होगा तो आपको पता होगा पानी क्यों भरते हैं। ओके, ये है हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। ओके, कॉजेज क्या क्या होती हैं? बहुत सारे, भरपूर कॉजेज हैं। ओके, बट कॉजेज आप देख लेना, वो किताब से देखो, कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, स्टडी आई की बुक इज एनफ देयर। बट आई वांट टू गो अहेड एंड डिस्कस समथिंग एल्स इन डिटेल। ये लिखो, फिर आगे बढ़ो फटाफट। नंबर 3, नंबर 3, हमको जल्दी से बताइए नंबर 3 में, द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक वाटर वर्सेस ग्रे वाटर। इसके लिए थोड़ा कलरिंग आपको पता होना चाहिए। हाँ भाई, क्या डिफरेंस है जल्दी से बताओ, फिर नंबर 4 में आपको मैं बताऊंगा। वी विल गो फॉरवर्ड एंड सी कि हमारे बॉड भी आपको पढ़ाना पड़ेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड करते हैं। चलो, ग्रे वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड कॉजेज इधर ही हो जाए सर, नहीं इजी हो, आप देखो, कोल इंडिया वाली मूवी, नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग सर नरगिस। वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं, वाटर पोल्यूशन दो जगह से होते हैं, एक पॉइंट सोर्स, इतना बड़ा पाइप है, हाँ, यहाँ से आपका पानी जा रहा है, यहाँ यमुना में जाके घुसा मेरा, ये हो गया पॉइंट सोर्स, जहाँ पे क्या पिन पॉइंट कर सकते हो नरगिस कि हाँ भाई यहाँ से पोल्यूशन हो रहा है। सिमिलरली दिल्ली में आप देखते हो बारिश होती है, सारा मेरा रन ऑफ एरिया में ऐसे जाएगा, इसको कोई ट्रैप कर सकता है क्या? इसको क्वांटिफाई कर सकते हो क्या? नहीं, ये तो बारिश का पानी है भाई, रन ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड से हो, ग्रेजिंग से हो, तो इसका एक लोकेशन नहीं, ये लार्ज एरिया कवर करता है, नॉन पॉइंट, पॉइंट, करेक्ट। इतना ही हमने डिस्कस किया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर का डिफरेंस क्या है? तो सिंपल चीज है भाई, देख लो, ब्लैक वाटर क्या है? किसी भी पानी में अगर फीकल मैटर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो उसको हम कहेंगे ब्लैक वाटर, ठीक है। और किसी भी पानी में अगर नॉन फीकल मैटर रहा, मतलब ह्यूमन वेस्ट या एनिमल वेस्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सुबह आप शेव करते हो, आपने शेव किया, क्या वो ब्लैक वाटर हुआ? नहीं, चेहरा पे थोड़ी ना आपका फीकल मैटर है, आपके चेहरा आप मुंह धोने गए तो क्या है? वो नॉन फीकल पानी है, वेस्ट वाटर, उसको हम कहेंगे ग्रे वाटर। अब आप सुबह अपने एब्लेशन के लिए जाते हो, वॉशरूम जाते हो, उसके बाद कमर का फ्लैश ऑन करते हो, तो वो पानी क्या है? वो है ब्लैक वाटर, करेक्ट। तो लिखिए, ब्लैक वाटर इज टू डू विथ वाटर कंटेनिंग फीकल मैटर, वाटर कंटेनिंग फीकल मैटर, ओके। एंड यहाँ पे लिखिए वाटर कंटेनिंग नॉन फीकल मैटर, वाटर नॉट हैविंग फीकल मैटर। अभी आप बर्तन धोते हो, कपड़े धोते हो, अनलेस तुमने कपड़े में फीकल मैटर किया हो, हाँ, तो वो तो ग्रे वाटर ही होगा ना, करेक्ट। तो लिख लो इधर, किचन डिश वॉश, फेस वॉश, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नंबर 4, नंबर 4। ओके, अब हम दो तीन कॉन्सेप्ट देखेंगे, थोड़ा डीप में देखेंगे फ्रेंड्स कि एक्चुअली क्या क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप 2017 का पीवाईक्यू खोल के देखोगे ना, तो वहां देखोगे कि एक सवाल पूछा गया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के ऊपर, तो आपको ये सब एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है, मोर इंपोर्टेंटली, तो वहीं से शुरू करते हैं। चलो, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले लिखिए, बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे फ्रेंड्स। देखो, समझने का बहुत कुछ नहीं है इसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे पूछता है इसमें एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन भी जानता है आप लोग साइंटिस्ट तो हो नहीं, करेक्ट। बेसिक सवाल पर आपको पता होना चाहिए। आधे लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी ना है तो उनको एकदम ब्रीक लग रहा है, अभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप, ठीक है। इधर लिखो, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक वेस्ट। हाँ भाई, मेरा वेस्ट वाटर जितना होगा, मेरा पानी में ऑक्सीजन का लिमिट ज्यादा होगा कि कम होगा फ्रेंड्स? ज्यादा होगा कि कम होगा? रिड्यूस होगा ना, रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर, पानी का आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया जितना ज्यादा गंदगी डालोगे। इसलिए आपने देखा होगा कि गंदे पानी में आपको फिशेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन कम रहता है, ठीक है, ठीक है। तो कैन यू अंडरस्टैंड स्ट्रेट अवे कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जिसको हम कह रहे हैं डीओ, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है
ये क्रूशियल है मेरे, क्रूशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। करेक्ट। गंदे पानी में आपको फिशेस नहीं मिलेंगी। मतलब क्या है कि आपका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का जो लेवल है उसी से मेरा बायोडाइवर्सिटी ऑफ द पर्टिकुलर पानी में डिसाइड कर रहा हूं। करेक्ट। लिखिए फैक्टर्स दैट अफेक्ट माय डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, इधर लिखो ऐसे, फैक्टर्स दैट अफेक्ट डीओ लेवल्स। बस इतना ही तो जानना है आपको, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला लिखिए उधर फैक्टर्स में, सबसे पहले लिखिए आप ऑक्सीजन यूज बाय ऑर्गेनिजम्स। बी, ऑक्सीजन यूज बाय ऑर्गेनिजम्स, ऑब्वियसली डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मतलब वो कोई ना कोई तो यूज कर रहा है। करेक्ट। नेक्स्ट लिखिए डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। डिकम्पोजिशन रेट ऑफ ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मैटर। पॉइंट नंबर 3। उसके बाद लिखिए टर्बुलेंस प्लस फोटोसिंथेसिस। टर्बुलेंस प्लस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। इससे आप जाके अपने डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंटेंट का रेट, हाँ कितना लेवल है वो डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, व्हाट इट, हमको आप बताओ जिस पानी में, फॉर एग्जांपल गाइस हमको बताइए एक्जैक्टली क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट देखो कैसे बिल्ड करना है। मान लो एक ग्लास पानी है, ठीक है, और उसमें वेस्ट मैटर भी है मेरा। अब हमको बताओ ये पानी का डीओ जो कम है क्यों है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली, बताइए। मैंने आपको बता दिया मेरे पानी के ग्लास में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कोई भी एक वेस्ट है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वो डिकम्पोज कर रहा है, वो सड़ रहा है, और उस सड़ने की प्रक्रिया में व्हाट यू फाइंड इज कि वो ऑक्सीजन का यूज करता है। यू रियलाइज दिस, समझ रहे हो? जितना ज्यादा आपका गंदा पानी होगा ना वहां पे डिकम्पोजिशन ज्यादा हो रहा है और इसलिए मेरा ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो कम होते जाता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट कम होते जाता है। तो इसको ऐसे लिखिए, यहां पे नोट करके लिखो इधर, हाईली पोल्यूटेड वाटर। ठीक है, ऐसे करके लिखो, आप एग्जाम में समझेंगे। हाईली पोल्यूटेड वाटर में हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। सबसे पहला द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ओके इज इंक्रीजिंग, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज हाई। ठीक है, तो इस डिकम्पोजिशन रेट के चलते क्या होता है भाई, ये हाई है तो क्या फर्क पड़ा उससे, बताइए। ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड, ओके, जितना ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा आपका, उतना कम आपका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं। प्रोसेस तो यही है, सिंपल, ये एल्गोरिथम आपको याद रखना है बस। नेक्स्ट, अरे यार नेक्स्ट क्या पॉइंट था अपना, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, पॉइंट नंबर 5 नहीं, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम कहते हैं बीओडी। पॉइंट नंबर 1, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में। ठीक है, मैंने आपको कहा वेस्ट मैटर दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। बायोलॉजिकल का मतलब आप ऑर्गेनिक लोगे इनऑर्गेनिक लोगे, मुझे कॉमन सेंस बताओ। अगर मैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात कर रहा हूं तो मैं ऑर्गेनिक वेस्ट देख रहा हूं या इनऑर्गेनिक वेस्ट देख रहा हूं, हमको बताइए। ऑर्गेनिक, गुड। अब देखो सिंपल शब्दों में लिखो इधर, वाटर पोल्यूशन बाय ऑर्गेनिक वेस्ट इज मेजर्ड बाय बीओडी। देखो कैसे याद रखना आपको, वाटर पोल्यूशन बाय ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है, इसको आप मेजर कर रहे हो कैसे, मेजर्ड थ्रू बीओडी, थ्रू बीओडी। पॉइंट नंबर 2, केमिस्ट्री का डेफिनेशन मैं आपको बता दे रहा हूं, आप अब समझ जाओगे इसी से। केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है, अगर एनसीईआरटी खोल के देखोगे आप, उसमें कुछ ऐसा लिखा होगा कि द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन अमाउंट, सॉरी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी, इट इज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड टू डिकम्पोज योर ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन द वाटर। इसी का कोई वर्जन होगा वहां पे, अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे या आपकी किताब में भी कुछ इसी का वर्जन लिखा होगा, तो आप समझ रहे हो क्यों, क्योंकि आपको ऑक्सीजन चाहिए डिकम्पोजिशन के लिए आपके मैटर का। आपका जो गंदा है जो पानी में वो डिकम्पोज करेगा, वो ऑक्सीजन खाएगा, जितना ऑक्सीजन खाएगा उतना ज्यादा आपका ऑक्सीजन लेवल कम होगा, जिसके चलते आपका लाइफ सस्टेन नहीं करेगा। करेक्ट, तो आप चाहो तो लिख लो बीओडी इज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, देख लो कैसे, क्या ही उसमें इजी है, अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है, अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन needed in decomposing the organic waste or required in decomposing my organic waste, बस है। अब हमको बताओ किसी पानी का बीओडी अगर हाई है तो क्या अर्थ हुआ, बताओ मुझे। अब आप देखो कॉमन सेंस, अगर बीओडी किसी पानी के सैंपल का हाई है तो मुझे बताओ वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन उसका ज्यादा होगा या कम होगा, कॉमन सेंस लगाओ गाइस। ज्यादा आपको डिकम्पोज करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए हो रहा है, मतलब क्या बचा पानी में, कितना बचा ऑक्सीजन, कम होगा ना, लेस, गुड। देखो बताओ कितना ही डिफिकल्ट है गाइस, आपको बस ये वाला फ्लो चार्ट समझना है, उसके बाद एवरीथिंग इज इजी। देख लो आपको अप्रोच कॉन्सेप्ट जिनको डिफिकल्ट लग रहा होगा ना, पहले तोड़ो टॉपिक को, क्या आपसे टॉपिक पूछ सकता है ये समझो, ठीक है। तो हायर द बीओडी लोअर द डीओ, लिख लो यहाँ पे, हायर द बीओडी लोअर द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सारे लिख लो, एग्जामिनेशन में कुछ भी चिपका देंगे लोग, लिख लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिनको नॉन साइंस स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या होता है, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैथ्स, ये आपके मैथ्स के फैकल्टी आपको बेटर समझा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करेक्ट। चलो एक बार वो सवाल देखते हैं ना, थोड़ा आप लोग का नींद भी जाएगा, काफी लोग ऐसा बोर हो रहे होंगे आज। लेट्स डू वन सवाल, लेट्स गो। क्या है बीओडी यूपीएससी 2017, वाह क्या बात है। चलो भाई इसका आंसर बताओ मुझे, ताड़ाताड़ी।
बीओडी इज द स्टैंडर्ड क्राइटेरियन फॉर व्हाट? देख रहे हो कितना सिंपल सवाल पूछा जा रहा है। नहीं समझ आया हिमांशु, सुनना बाद में, आराम से सुनो। मैंने आपको फ्लोचार्ट से समझाया है, तो डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। आपको बस इतना समझना है कि पानी में ना हिमांशु कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक वेस्ट जाके सड़ने की क्रिया में ऑक्सीजन यूज करता है, करेक्ट। और बीओडी क्या है? उसी ऑक्सीजन को हम मेजर कर रहे हैं। तो अगर आपका बीओडी ज्यादा हुआ मतलब वो पानी को, जो पानी है जिसमें जो वेस्ट है उसको सड़ने में ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर सड़ने में ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए मतलब पानी में ऑक्सीजन कितना बचेगा? कम बचेगा। एकदम सिंपल आपको बता रहा हूं। क्या आंसर इसका? 3 है ना? 4 नहीं है भाई, 4 का है। हाई ऑल्टीट्यूड रीजन का बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं। पहाड़ ये वो कुछ नहीं ना, सिंपल पानी का सैंपल। पानी का सैंपल मतलब एक्वाटिक इकोसिस्टम, बस। देख रहे हो, इसलिए पॉल्यूशन के जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सिंपल आते हैं, पर फंडामेंटल्स चेक करते हैं। अगर आपको याद होगा, ये आपने पढ़ा होगा, आई एम श्योर, आपके बायोलॉजी किताब में, पर वही भूल जाते हैं। आई डोंट ब्लेम यू। ओके, नंबर 3 लेट्स गो। नंबर अच्छा तो हो गया, ये भी हो गया। ओके लेट्स गो नेक्स्ट। ठीक है, लिख लीजिए जो लोग लिख रहे थे। नहीं अब कुछ बचा होगा तो लिख लो भैया जल्दी से। एक बात बताओ, इसका क्रिटिसिज्म क्या होगा फ्रेंड्स? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्रिटिसिज्म क्या होगा? कि आपका पूरा कैलकुलेशन किस बात पे बैठा है? किस बात पे बैठा है कि कोई प्रोडक्ट सड़ेगा, डिग्रेड करेगा, तभी तो जाके मैं बीओडी मेजर कर सकता हूं। तो व्हाट अबाउट दोस प्रोडक्ट्स, दोस गुड्स, दोस सामान दैट डज नॉट डिग्रेड? ऑर्गेनिक इसलिए हमने लिखा ना, इनऑर्गेनिक का क्या? प्लास्टिक फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक नहीं है। व्हाट हैपेंस टू प्लास्टिक देन? हाउ डू यू मेजर द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक इन वाटर? ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है यहाँ पे लिखिए क्रिटिसिज्म अगर लिखना है ना, इट इज लिमिटेड ओनली टू बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। लिमिटेड ओनली टू बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स मतलब डिग्रेड करने की प्रक्रिया में चालू होना चाहिए। अगर डिग्रेड ही नहीं किया तो तुम क्या मेजर करोगे उधर? करेक्ट। नेक्स्ट लिखिए केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। लिखो लिखो, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो गाइस, इतना बस ध्यान रखो कि पानी जो है ना, पानी में जब भी आपका वेस्ट मैटर जाता है वो सड़ने की प्रक्रिया में चालू हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो अलग अलग रहेंगे, वो पानी का हिस्सा बन गया, अब पानी उस पर एक्ट करेगा। करेक्ट। अब लिखिए इधर सीओडी का मतलब क्या है? सीओडी में हम क्या करते हैं? यू गो अहेड एंड लुक एट द अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज नीडेड टू ऑक्सीडाइज बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लस इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर सैंपल। वो ऑर्गेनिक के लिए था, केमिकल में तीनों को मैंने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, लिखो इधर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ppm पार्ट्स पर मिलियन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन या डिकम्पोज ऑर्गेनिक, जिसमें आपका आएगा बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जो टूटेगा और नहीं टूटेगा, प्लस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसका अर्थ है पार्ट्स पर मिलियन, ppm का अर्थ है पार्ट्स पर मिलियन। ओके गॉट इट। ठीक है, इसको लिख लो यहाँ पे, टू असेस वाटर पोल्यूशन अग्री करोगे ना? वाई बेटर? मान लो आपको असर्शन रीजनिंग में ये पूछ दिया वाई, तो लिखो इधर, क्योंकि असर्शन रीजनिंग सवाल ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, जिनको नहीं पता मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ, असर्शन रीजनिंग सवाल जो काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि आपको फैक्ट कॉज इफेक्ट पता होना चाहिए। तो वाई मुझे बता दीजिए, क्योंकि सीओडी में आप ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों को कंसीडर करते हो, बीओडी में आप सिर्फ ऑर्गेनिक को कंसीडर करते हो। यू सी हाउ योर असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड। कितना आसान है, एक छोटे से कॉन्सेप्ट से मैं एक यार क्वेश्चन निकाल दूं। मोर इंक्लूसिव, गुड। नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड इनऑर्गेनिक इज नॉट द सेम। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का फंक्शन क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल क्या हो गया? जो आपका मॉर्फिक जो एजेंट्स है ना, उसके साथ उसके सामने डिग्रेड करेगा, चाहे सनलाइट हो, ह्यूमिडिटी हो, पानी हो, ड्राइनेस हो, हीट हो। करेक्ट। ओके लेट्स गो फॉरवर्ड। नेक्स्ट लिखिए, अब नेक्स्ट लिखो एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा, पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। चलिए, पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एग्री, खेती बाड़ी से होने वाले पोल्यूटेंट्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर। रिमेंबर हमने अभी लिखा नॉन पॉइंट सोर्सेज में रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर, यही शब्द मैंने यूज किया था, आई एम श्योर। रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर, इसमें क्या क्या पोल्यूटेंट्स होते हैं? मतलब क्या है रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर? ये रहा आपका पुश्तैनी जमीन, जिस पे आप उगा रहे हो बहुत सारा क्रॉप्स और डाल रहे हो पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये साइड वो साइड, साथ में तुम डाल रहे हो, तुमको जो मर्जी आ रहा है, क्योंकि तुम्हें चाहिए बम्पर क्रॉप। हो जाता है बारिश, बारिश तुम्हारा सारा जो तुमने डाल के रखा है यहाँ पे मिक्सचर, वो सारा बहा के ले जाता है। तो ये क्या हुआ? रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर। तुमने जो अपने कुकर में किया, अपने फील्ड पे जाके अनचेक्ड फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, अभी वो सब डाला, और अब जाके वो मेरे सिस्टम का भाग बन गया। तो उससे क्या क्या निकलेगा? अगर मैं उस पानी का ऐसा सैंपल लूं और टेस्ट करूं तो मुझे क्या क्या मिलेगा? ओके, सबसे पहला आप देखेंगे, यू विल फाइंड नाइट्रेट, फॉस्फेट, अमोनिया। लिखिए नाइट्रेट, फॉस्फेट, अमोनिया। रन ऑफ का अर्थ होता है पानी का बहना। नाइट्रेट, फॉस्फेट, अमोनिया। उसके बाद लिखिए टॉक्सिक मेटल कंपाउंड्स, टॉक्सिक मेटल कंपाउंड्स, टॉक्सिक मेटल कंपाउंड्स नंबर टू। ठीक है, हमारे फर्टिलाइजर में तीन क्या चीज होते हैं सबसे प्रोमिनेंट? जिनको नहीं पता गाइस, देखो मुझे पता है आधे क्लास को तो पता होगा, आई एम प्रीटी श्योर। ठीक है, आई हैव सीन द रिस्पांस, आई नो हाफ द क्लास विल नो दिस, बट द अदर हाफ जिनको नहीं पता है, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, देखिए हमारे फर्टिलाइजर के तीन प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, ओके, देन यू हैव फास्फोरस एंड यू हैव पोटेशियम। ठीक है, एंड दस आप देखते हो कि हम कभी भी ओवर फर्टिलाइजेशन को प्रमोट नहीं करते हैं। यहां तक कहा गया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड। मतलब क्या कि आपका अगर खेत इतना बड़ा है तो खेत के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फर्टिलाइजर डालो। क्यों? अब प्रॉब्लम क्या होता है, देखो बाजार में जब कोई गांव वाला जाता है फर्टिलाइजर खरीदने, तो उसको आपने दो तरह की वैरायटी दे दिया, एक है फॉर एग्जांपल 5 किलो और एक है एग्जांपल 10 किलो।
पर इंडिया में एट द सेम टाइम आपको पता है कि हमारा है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, लैंड होल्डिंग्स क्यों छोटे हैं, क्योंकि भाई लैंड हमारे अस्तित्व से जुड़ा है, यहाँ भाई भाई का खून कर देता है लैंड के लिए, तो इवेंचुअली बाइफर्केशन और डिवीजन ऑफ लैंड हो गया है। आज के टाइम पे अगर आप जाके देखोगे आपका पुश्तैनी जमीन आपको एक छोटा सा कोना मिल रहा होगा, तो क्या हो रहा है इवेंचुअली, व्हाट इज हैपनिंग, मार्केट में जो फर्टिलाइजर का बैग आ रहा है वो पर्टिकुलर साइज का है, आप अगर खेती बाड़ी करने जाते हो आपका स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग है, आपको पता नहीं है कि भाई मुझे कितना फर्टिलाइजर डालना है, तुम जाके पूरा बैग डाल देते हो, जबकि वो पूरा बैग काफी बड़ा लैंड होल्डिंग के लिए था। देख रहे हो, तो प्रॉब्लम कंज्यूमर साइड से भी है, सप्लायर साइड से भी है। कंज्यूमर साइड से क्या प्रॉब्लम है कि भाई मेरे पास लैंड छोटा है, ठीक है, सप्लायर साइड से क्या है कि वो पैकेट का साइज कंसिस्टेंट देता है भाई 5 किलो 10 किलो, ओके, तो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड, आप समझोगे ओवर फर्टिलाइजेशन से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अनचेक्ड फर्टिलाइजर यूज से, चलो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि आपका सॉइल न्यूट्रिएंट खत्म हो जाता है, सॉइल का आप जान खींच लेते हो, पर इवेंचुअली पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है, इधर लिखिए एक्सेस फर्टिलाइजर undergoes the process of leaching, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट याद है माय फ्रेंड्स, 2 o'clock रेनफॉल, मेरा सॉइल का सारा मॉइस्चर सारा न्यूट्रिएंट्स परकोलेट होकर नीचे चला गया, मेरा टॉप सॉइल ऑर्गेनिक सॉइल का जो लेवल था सॉइल होराइजन में हम देखते हैं वो डिस्टर्ब हो गया, करेक्ट, तो एक्सेस फर्टिलाइजर लीड्स टू लीचिंग, ओके, उसके बाद लिखिए नंबर 4 आपके पेस्टिसाइड्स, ठीक है, जिसमें आप इंक्लूड कर सकते हो आप चाहो तो, पेस्टिसाइड में लिख लो आपके इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, ये सारे पेस्टिसाइड्स में आते हैं, पेस्ट का मतलब ये बड़ा वाला फैमिली तरीके से, तो इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, ठीक है, ये आप डालते हैं अपने फील्ड में जाके भाई, हाँ, क्योंकि फलाना चीज ना हो, ये ना हो, वो ना हो, आपका सब ठीक ठाक हो आपका फसल, करेक्ट, पर उसमें क्या क्या होते हैं, सबसे पहले लिखिए इनका प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहला नंबर 1 इनमें होते हैं क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, डीडीटी, क्लोरीनेटेड क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स लिखिए उधर, देखो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसमें लिखिए डीडीटी, ठीक है, डीडीटी लिखो, नंबर 2 इसके बाद लिखिए इसमें मेटालिक सॉल्ट, कार्बोनेट मेटालिक सॉल्ट, नंबर 4 कार्बोनेट मेटालिक सॉल्ट, नंबर 4 लिख लीजिए ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, पोल्यूटेंट्स है ना, फॉस्फेट होगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट क्योंकि आप भाई डाल ही रहे हो एनपीके, ओके, गॉट इट, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट स्लाइड, पोल्यूटेंट्स फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स, नेक्स्ट लिखिए पोल्यूटेंट्स फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स, जो भी नेक्स्ट टॉपिक है, DDT is banned. I am telling you the type of hydrocarbon it is. Okay, I know it is banned, but then you should know कि मैं एग्रीकल्चरल जो हम डालते हैं ना जाके उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किस तरह का कंपाउंड है ये, तो यू शुड बी एटलीस्ट एबल टू टेल कि हाँ भाई हाइड्रोकार्बन है जो क्लोरीनेटेड फॉर्म में है, इसलिए लिखा था मैं, सवाल आएंगे इससे और आया तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड, ओके, नेक्स्ट लिखिए पोल्यूटेंट्स फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स, पोल्यूटेंट्स फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स, पॉइंट नंबर 1 पोल्यूटेंट्स फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स, पॉइंट नंबर 1 थर्मल पावर प्लांट में होता क्या है, देखो इस पानी को हम क्या कहेंगे, एफ्लुएंट, बताइए इस पानी को हम एफ्लुएंट कहेंगे ना, जो निकलता है, जिनको अगर थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है कि भाई कैसे आप डिसाइड कर रहे हो सर, देखो मुझे इतना बता दो डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, आप समझ जाओगे बाकी रूल क्या है, ये अंग्रेजी है गाइस, इमिग्रेशन एमिग्रेशन में फर्क क्या होता है, बताओ, यहां से कोई फॉरेन कंट्री गया तो उसको हम क्या कहेंगे, ही एमिग्रेटेड, बाहर जाने की क्रिया, और अंदर अपने कंट्री में किसी बाहरी को लेने की क्रिया, वो हो गया इमिग्रेशन, इफ्लुएंट एफ्लुएंट, एमिशन बाहर जाने की क्रिया, इमिशन मेरे आसपास जो हवा बन रहा अपने साइड आने की क्रिया, करेक्ट, अगर आपको ये रटना पड़ रहा है तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है, एनीवेज कमिंग बैक, तो भाई हमारे थर्मल पावर प्लांट पानी को क्यों लेते हैं, वाटर इज नीडेड फॉर कूलिंग पर्पस, कूलिंग पर्पस के लिए, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखो, पॉइंट नंबर 2 लिखो इधर, ठीक है, द हॉट वाटर सो प्रोड्यूस्ड आफ्टर कूलिंग is discharged into river sources, into water sources, is, sorry मेरा हैंडराइटिंग खराब हो गया, फिर कोई बता देंगे क्या लिख रहे हो, फिर से लिख देता हूँ मैं, is discharged into rivers, lakes, streams, etc. पॉइंट नंबर 3 देख लो भाई, अब हमको बता दो गर्म पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा या ठंडे पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा, बताओ, हमने आपको नोट्स में लिखा है ये, आई रिमेंबर, किसमें ठंडा पानी ज्यादा, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज इफ्लुएंट का मतलब क्या हुआ, द वाटर दैट द थर्मल पावर प्लांट टेक्स, ठीक है, इफ्लुएंट का क्या हुआ कि आपने कूलिंग किया, उसके बाद कूलिंग के बाद क्या होगा आपका जो पानी का टेंपरेचर है वो बढ़ गया, गर्म पानी हो गया वो थोड़ा, आपने गर्म पानी को विदाउट ट्रीट किए छोड़ दिया रिवर, लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम कहीं पे भी, ठीक है, तो दिस इज व्हाट इफ्लुएंट, जो हमारा थर्मल पावर प्लांट के अंदर जा रहा है, और इफ्लुएंट जो एग्जिट कर रहा है पानी मेरा, करेक्ट, तो जो एग्जिट कर रहा है ना पानी वो गर्म रहता है, और आपको अभी मैंने बताया है कि गर्म पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मेरा कम रहता है, यस और नो फ्रेंड्स, करेक्ट, लिखिए इधर, हॉट वाटर हैज लेसर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, हॉट वाटर हैज लेसर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है, 10, अब आप इसके बाद का तो आपको पता है, अगर आपका ऑक्सीजन का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल कम है तो आपको यू नो यू आर हैम्परिंग द लाइफ, रिवर में जो फिश होगा, जो भी पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी में एक्सेस एग्जिस्ट करता है वो खत्म कर दोगे आप, लिख दो हार्मफुल टू लिविंग बीइंग्स, तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई,
सोल्यूशन क्या है कि ये इफ्लुएंट को डिस्चार्ज करने से पहले ये कंपनी थोड़ा पैसा खर्चा करे और ये हॉट वाटर को थोड़ा ट्रीट करे। नंबर 4 लिखो सोल्यूशन। देखो 4 पॉइंट में मैं आपको समझा रहा हूं, सिंपल याद रहेगा। सोल्यूशन टू दिस, कैसे क्या करोगे भैया? डीसी साहब क्या रूल लगाएंगे? डीसी साहब स्ट्रेट अवे कहेंगे कि आप ट्रीट योर इफ्लुएंट, ट्रीट योर हॉट वाटर, सॉरी ट्रीट द हॉट वाटर इफ्लुएंट, ट्रीट द हॉट वाटर इफ्लुएंट थ्रू कूलिंग पॉन्ड्स। ठीक है, आप पानी का टेंपरेचर को नॉर्मल करोगे थ्रू कूलिंग पॉन्ड्स, लिखिए ऐसा कूलिंग पॉन्ड्स, ताकि आप गर्म पानी रिवर्स में मत छोड़ो। इसके लिए कूलिंग पॉइंट्स लगाया जाए तो कहां पे बनेगा आइडियली कूलिंग पॉइंट भाई? हाँ, कुछ ऐसा जगह, यहां पे आपका कूलिंग पॉइंट होगा जो इफ्लुएंट को ट्रीट करेगा और उसके बाद आप रिलीज कर सकते हो। गेटिंग इट फ्रेंड्स? आसान लगा ये समझने में? करेक्ट, आसान लगा। देखो कितना बढ़िया बढ़िया आंसर लिख सकते हो। आपको बस याद रखना है बीओडी सीओडी, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर के बारे में, थोड़ा बहुत थर्मल के बारे में, अभी देखेंगे रेडिएशन के बारे में और ओशंस के बारे में। डन हो गया। वाटर पॉल्यूशन के बाद हम रूल्स देखेंगे उसके। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिख लीजिए आप रेडिएशन का थोड़ा पॉइंट लिख सकते हो। लिखिए नेक्स्ट रेडिएशन। रेडिएशन से पॉल्यूशन क्या क्या होगा, जैसे हमने अभी आपको बताया ना उधर कि रेडिएशन के चलते भी वाटर पॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो उसमें लिखिए न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी कैन लीड टू रेडिएशन लीकेज, रेडिएशन लीकेज। फुकुशिमा एग्जांपल, फुकुशिमा। नंबर 2 फुकुशिमा डिजास्टर आपको पता होगा, सुना तो होगा, नहीं सुना है तो अब नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी आ गया, जाके देखिए। ओके, तो लिखिए उधर रेडिएशन एक्सपोजर causes genetic mutation in aquatic biodiversity. It causes genetic mutation in aquatic biodiversity. ठीक है, तो loss of species plus loss of horizontal plus vertical species richness. अभी आप पूछोगे कि स्पीशीज रिचनेस क्या होता है, फिर मैं आपको बोलूंगा कि पीछे जाओ, हो ही नहीं सकता कि हमने डिस्कस नहीं किया हो। लास्ट लिखो ऑयल स्पिल्स, जो भी चेन्नई का चल रहा है न्यूज़ में है तो आपको पता होना चाहिए। ऑयल स्पिल्स, ऑयल स्पिल्स पॉइंट नंबर 1। फटाफट लिखते चलो गाइस, इसमें एक्सप्लेनेटरी कुछ नहीं है, जो जहां डिफिकल्ट है मैं आपको कांसेप्ट समझा रहा हूं, यू कैन काउंट ऑन मी देयर। ठीक है, ऑयल स्पिल्स लिखिए वहां पे। अफेक्ट ओशन सिंक, लिखिए अफेक्ट ओशन सिंक और ड्यूरिंग मरीन ट्रांसपोर्ट, लिखो अफेक्ट ओशन सिंक। नंबर 2 कॉज्ड ड्यू टू variety of reasons. Point number 1 transportation failure, natural calamity, natural calamity. Point number 3 natural calamity. Point number 3 oil spills etc. oil mining spills. लिख लिया? लक्ष्य में देखता हूं, आई विल सी टुडे। ठीक है, लिख लीजिए गाइस प्लीज, अभी मत करो, फिनिश करो। वी नीड टू फिनिश एटलीस्ट वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, एनीवेज आपको मेरे पे एक एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगा, तो आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट आपका शेड्यूल कब फ्री है, कल परसों विल टेक 2 आवर क्लासेस, 2 3 आवर क्लासेस, पर अभी के लिए विल फिनिश वाटर पॉल्यूशन फर्स्ट। नेक्स्ट लिखिए ऑयल स्पिल्स के बाद नेक्स्ट लिखो उधर मेजर आपके लिखिए आर्सेनिक और फ्लोराइड के बारे में। आर्सेनिक, उसके बाद लिखिए फ्लोराइड। अभी पढ़ाने वाला नहीं था, आप कैसे थक गए? आपको तो बस लिखना है अभी और रिवाइज करना है बाद में। लिखिए आर्सेनिक। आर्सेनिक कहाँ से आता है फ्रेंड्स? लिखो उधर सबसे पहले थर्मल पावर के फ्लाई ऐश से। लिखिए इधर फ्लाई ऐश फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशंस, थर्मल पावर स्टेशंस। नंबर 2 फ्लाई ऐश फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशंस। नंबर 2 इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, इंडस्ट्रियल प्लस माइन डिस्चार्ज। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, ब्लैक फुट डिजीज। ठीक है, ब्लैक फुट डिजीज आपका आर्सेनिक कंटामिनेशन के चलते देखा जाता है। ये आप अगर न्यूज़ आर्टिकल्स अगर खोलोगे या एक बार गूगल सर्च करोगे, बस जस्ट सर्च फॉर आर्सेनिक पोल्यूशन इंडिया, आपको फॉर श्योर एग्जांपल बंगाल, बिहार, बांग्लादेश के आसपास का एरिया का ही होगा। ठीक है, उधर ही है ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा। नेक्स्ट लिखिए फ्लोराइड। फ्लोराइड का सबसे ज्यादा आता है कंट्रीब्यूशन ड्रिंकिंग वाटर से। ओके, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर, पेय जल वाला पानी, पेय जल। ओके, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर से आता है। इसके चलते आप देखेंगे कि फ्लोराइड कंटामिनेशन के चलते आपके फिजिकल डिफॉर्मिटी, हार्डनिंग ऑफ बोन्स, फ्लोरोसिस, सारा कुछ देखा जाता है। लिखिए फिजिकल डिफॉर्मिटी, इफेक्ट्स में लिख रहा हूं, फिजिकल डिफॉर्मिटी, हार्डनिंग ऑफ बोन्स। अब आप सोचोगे बोन्स हार्डन हो जाएंगे तो अच्छा बात है? बताओ अच्छा बात है क्या ये? लिखिए उधर टीथ डिफॉर्मिटी,
अगर आपके बोन्स हार्ड हो गए तो फ्लेक्सिबल कैसे हो गए? तब तो आप ऐसे ऐसे हुए तो ऐसे ही रह जाओगे, करेक्ट? योर बोन्स नीड टू बी फ्लेक्सिबल, ठीक है? और लिखिए उधर स्टिफ जॉइंट्स, जिसको हम कहते हैं स्केलेटल फ्लोरोसिस। ये डिजीजेस है फ्रेंड्स, ये मत पूछना क्या होता है, ये डिजीज है। अगर फ्लोराइड कंटेमिनेशन पानी पीने के पानी से हुआ, सो दिस इज व्हाट यू लुकिंग एट, ठीक है? आर्मी वालों, जो लोग आर्मी में गए होंगे, आपको पता होगा कि आर्मी में एसएसबी जाने से पहले पहले या दूसरे दिन आपका चेक करता है नॉक नी सिंड्रोम। नॉक नी सिंड्रोम कोई गया एसएसबी इधर? फिजिकल होने से पहले आपका हो जाएगा, ये चेक होंगे आप, नॉक नी सिंड्रोम, ठीक है? नॉक नी सिंड्रोम क्या होता है? द आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ द लेग्स। हाँ लिखिए उधर, आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ द लेग्स, आपके पाई ऐसे होंगे, तो इन दैट केस आप भारतीय सेना नहीं ज्वाइन कर पाओगे। आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ लेग्स ये भी होता है बिकॉज ऑफ फ्लोराइड कंटामिनेशन। चेक हुआ था ना, करेक्ट? नॉक नी सिंड्रोम, आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ लेग्स। वैसे तो बहुत कुछ चेक होता है आर्मी में, पर ऑब्वियसली ये वन ऑफ द थिंग। ओके, गॉट इट फ्रेंड्स? बताइए अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए यहाँ पे आप, वाटर पॉलिसी बाद में करेंगे। लेट्स गो फर्स्ट, ये लिखिए तो आगे बढ़ो। जो लोग थक गए हैं कोई बात नहीं, लॉग ऑफ कर लाइए, नो इश्यूज, पर बाद में आके नोट्स फिनिश कर लेना। मैं अनदर एटलीस्ट 25 मिनट्स तो मैं पढ़ा रहा हूँ आराम से। 9 बजे मुझे स्टूडियो छोड़ना है, 9 बजे मैं छोड़ दूंगा, पर एटलीस्ट 25 मिनट और चलेगा क्लास। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। अब आप लिखिए यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको जानना है। हाँ, नेक्स्ट सब हेडिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन एंड एल्गल ब्लूम। यूट्रोफिकेशन एंड एल्गल ब्लूम। और कल परसों में एक एक्स्ट्रा क्लास में आपको लगाऊंगा, मैं आपका देखता हूँ आप लोग कब फ्री हो सारे के सारे, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा है। नंबर 1 यूट्रोफिकेशन एंड एल्गल ब्लूम, ठीक है? फर्स्ट देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ, काफी लोगों को लगता है यूट्रोफिकेशन ना एक मैन मेड प्रोसेस है, नॉट ऑलवेज। ओके, लेट्स राइट डाउन फर्स्ट अबाउट नेचुरल यूट्रोफिकेशन। नेचुरल यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जो लोग थक गए नो इश्यूज, रेस्ट करो। नेचुरल यूट्रोफिकेशन लिखिए उधर, ठीक है? कि जब आपका एक पानी का बॉडी है, फॉर एग्जांपल मान लो ये पानी का बॉडी है, इसमें जितना ज्यादा आप न्यूट्रिएंट्स डालते जाओगे ना, उतना ज्यादा आप देखोगे कि आपके एल्गे, आपके जो डिफरेंट एक्वाटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, वो सबका ग्रोथ ज्यादा होता है। गेटिंग इट? जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट क्वालिटी उसका बढ़ता जाएगा पानी का, तो आपका एल्गे, एक्वाटिक प्लांट्स, एसोसिएटेड फौना, ये सारों का ग्रोथ ज्यादा होगा। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल यूट्रोफिकेशन। तो ऐसे लिखिए फर्स्ट, राइट दिस डाउन। यहाँ पे लिखिए फर्स्ट, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ द लेक थ्रू नेचुरल प्रोसेस। न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ द लेक leads to growth of algae plus aquatic plants plus associated algae plus aquatic plants plus associated fauna. Point number 2. Point number 2. Now this नोट करके लिखना है, ऐसे नोट करो ऐसे इधर, और उसके बाद लिखो इधर दिस नेचुरल यूट्रोफिकेशन। दिस नेचुरल यूट्रोफिकेशन जो नेचुरल प्रोसेस से होता है गाइस, ठीक है, इसका रेट जो है ना, रेट इज इंक्रीज्ड ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। देखो एज ऑल थिंग्स हम लोग रेट बढ़ाते हैं। आपने क्लाइमेट चेंज के इसमें भी देखा कि मिलनकोविच साइकिल के चलते जो हो रहा है वो होता, पर इस रेट से नहीं बदलता। आज ग्लोबल वार्मिंग की जब बात करते हो तो नेचुरल कॉजेज में ग्लोबल वार्मिंग तो होता है, पर इस रेट से नहीं होता। यूट्रोफिकेशन भी नेचुरल कॉजेज में होता है, पर इस रेट से नहीं होता। जैसे कि वही सेम एग्जांपल, आपके फील्ड पे जाके आपने भरपूर फर्टिलाइजर, भर के फर्टिलाइजर डाला आपने, हाँ, और वो सारा फर्टिलाइजर का पानी, न्यूट्रिएंट रिच पानी जाके नियर बाई लेक में गिर गया, तो वहां क्या होगा? अचानक से इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आ गया, तो ये सारे के सारे आपके फलने फूलने शुरू करेंगे। जितना ज्यादा आपका वहां पे एक्वाटिक प्लांट्स, हाँ, जितने एल्गे बढ़ते चले जाएंगे, इवेंचुअली क्या होगा? आपका ऑक्सीजन लेवल घटता जा रहा है। इसलिए मैंने आपको लिखाया था कि मेरा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, एक पॉइंट मैंने लिखा है, आपको पढ़ा के देखिए आप, ठीक है? वो यूट्रिफिकेशन से जोड़ना है आपको। लिखिए इधर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, ठीक है? एंड दिस इज नोन एज कल्चरल यूट्रिफिकेशन। कल्चरल या आर्टिफिशियल यूट्रिफिकेशन जो हम और आप मिलकर कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स? ठीक है? तो अगर आपसे सवाल पूछता है यूट्रिफिकेशन इज ओनली अ मैन मेड प्रोसेस, आंख बंद करके बोलो नो, यूट्रिफिकेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, हम और आप बस उस रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है? आर्टिफिशियल प्रोसेस या आर्टिफिशियल यूट्रिफिकेशन। ओके, नंबर 3 लिखिए, मोस्ट वाटर बॉडीज आर ईदर यूट्रोफिक या मेसोट्रोफिक। ओके, मोस्ट वाटर बॉडीज आर ईदर यूट्रोफिक या मेसोट्रोफिक, ओके, एंड नॉट ऑलिगोट्रोफिक, एंड नॉट ऑलिगोट्रोफिक। ऑलिगोट्रोफिक का अर्थ लिख लो कि जिस लेक में न्यूट्रिएंट्स बहुत कम हो, ठीक है? सिंपल तरीके से समझो, अगर लेक में न्यूट्रिएंट आपका कम है तो उसको हम कहेंगे ऑलिगोट्रोफिक। अगर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है तो यूट्रोफिक, और अगर न्यूट्रिएंट मेरा मॉडरेट क्वांटिटी में है तो उसको हम कहेंगे मेसोट्रोफिक। मेसो मतलब बीच का। तो मोस्ट वाटर बॉडीज इवन इन इंडिया यू विल फाइंड आर ईदर यूट्रोफिक या मेसोट्रोफिक, मतलब या तो उसमें न्यूट्रिएंट भरपूर डाल दिया हमने, कम नहीं है, हमेशा ज्यादा ही है। व्हाट डज दैट टेल यू? कि हमारा जो सरफेस रन ऑफ हो रहा है, हम और आप जो पर्टिकुलर सॉइल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसके चलते हमारे वाटर बॉडीज भी अफेक्ट हो रहे हैं। आर यू गेटिंग इट फ्रेंड्स? हमको बताओ, आर यू गेटिंग दिस प्रोसेस? गेटिंग इट? क्या है यूट्रोफिकेशन? ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी कॉन्सेप्ट तोड़ेगा। सबको लगता है यूट्रोफिकेशन मतलब बस हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं और वो लेक में जा रहा है। लेक का अपना एक नेचुरल यूट्रोफिकेशन साइकिल होता है, वो ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ते हैं आप मेरे साथ तो उसमें बताते हैं, आपके लेवल की जरूरत नहीं। गॉट इट? ऑलिगोट्रोफिक मतलब कम, ऑलिगो मतलब क्या होता है? कम होना,
करेक्ट। ऑलिगो मतलब कम, न्यूट्रिएंट कम है, मेसो बीच मतलब कम और ज्यादा के बीच, और यूट्रोफिक मतलब सबसे ज्यादा। करेक्ट। नेक्स्ट लिखिए एल्गल ब्लूम। चलो, अरे स्लाइड चाहिए मुझे, बहुत कम बार हुआ ऐसे, मैं 25-26 स्लाइड लिख के आता हूँ, आज बहुत दिनों बाद खत्म हुआ, अच्छा लगा, फिर भी हम पीछे हैं, पता है क्या। चलिए लिखिए नेक्स्ट एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम, देखो गाइस यूजफुल लग रहा है ना, तो आपको बोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली मार्क्स आएंगे। देखिए एल्गल ब्लूम, अब आप देखो एल्गल ब्लूम पहले तो आप ओशंस में देखते हो, ठीक है, पर ओके लेट्स राइट डाउन अनदर पॉइंट। माय फाइटोप्लैंक्टन, जिसके अंदर क्या आता है मेरा एल्गे, लिखिए इधर फाइटोप्लैंक्टन, जिसके अंदर आएगा मेरा एल्गे और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, एल्गे प्लस ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। ओके, तो ये फाइटोप्लैंक्टन क्या है, इनको अच्छा लगता है अगर पानी में न्यूट्रिएंट ज्यादा हो, ठीक है, जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट होगा ना उतना ज्यादा ये एग्जिस्ट करेंगे, तो ऐसा लिखो दे थ्राइव ऑन न्यूट्रिएंट रिच वाटर, दे थ्राइव ऑन न्यूट्रिएंट रिच वाटर। ओके ग्रेट, तो इससे क्या होगा भाई, तो देख लो जितना ज्यादा आपका न्यूट्रिएंट्स, इफ आई ड्रॉ द रिलेशनशिप, जितना न्यूट्रिएंट उतना ज्यादा एल्गल ब्लूम, एल्गल ग्रोथ, एल्गे का ग्रोथ उतना ज्यादा एल्गल ब्लूम, समझ रहे हो, करेक्ट। ठीक है, अब पॉइंट 3 लिखो और यहां पे लिखो इंपॉर्टेंट, कि हाँ भाई इसके ग्रोथ से हमें मतलब प्रॉब्लम क्या है, फिर एल्गल ब्लूम को हम हानिकारक क्यों कहेंगे अगर सिर्फ वो ग्रो कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है इससे, मतलब क्या, समथिंग माय एल्गे इज डूइंग, जिससे कि मेरे पानी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, कुछ तो वो कांड कर रहा है इधर आके, तो वो कांड समझना इंपॉर्टेंट है कि मेरा एल्गे एक्जैक्टली पानी में करता क्या है। तो यहाँ पे ये नोट लिखिए कि जो फाइटोप्लैंक्टन होता है, बोथ माय एल्गे एंड माय ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है, ये ब्लू ग्रीन है फ्रेंड्स, जो फॉलो नहीं कर रहे थे, दिस इज ब्लू ग्रीन, तो यहाँ पे लिखिए नोट करके फाइटोप्लैंक्टन ड्यूरिंग डे टाइम, ऐसे लिखो फाइटोप्लैंक्टन मतलब एल्गे प्लस ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ओके, ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, ये ऑक्सीजन ऐड करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस, एड्स ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस। अगर एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पढ़े होंगे आप, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, तो आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑक्सीजन केम बिकॉज माय ब्लू ग्रीन एल्गे स्टार्टेड द प्रोसेस, तभी तो जाके ऑक्सीजन मेरा बढ़ना शुरू हुआ, करेक्ट। पर रात में ये सीन अलग हो जाता है, ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग नाइट वहां पे लिखिए द सेम फाइटोप्लैंक्टन इट कंज्यूम्स मोर ऑक्सीजन देन दे रेस्पायर, देन दे प्रोड्यूस, कंज्यूम्स मोर ऑक्सीजन देन दे प्रोड्यूस, ठीक है, इसको हम कहते हैं अग्रेसिव रेस्पिरेटर। अगर आप देखोगे ना एल्गेस को ओशन के फ्लोर पे या ओशन के सतह पे आपको कभी भी एल्गे मिलेगा ना, तो समझ जाओ कि वहां पे पहली बात कि पानी में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, तभी वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो इधर लिखो एल्गल ब्लूम्स इंक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीशन, नंबर 4 एल्गल ब्लूम्स इंक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीशन। तो जितना न्यूट्रिएंट रिच पानी उतना ज्यादा एल्गल ब्लूम, जितना ज्यादा एल्गल ब्लूम मतलब आप अपने ऑक्सीजन के डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, ठीक है। इनके कलर दो ही तरीके के होते हैं गाइस, ठीक है, 2 कलर्स ओनली, एक है ब्राउन, ब्राउन एल्गल ब्लूम कहते हैं, और दूसरा है रेड एल्गल ब्लूम, दो ही कलर के नॉर्मली इनको नोटिस किया जाता है, एक है ब्राउन एल्गल ब्लूम, एक है रेड एल्गल ब्लूम, करेक्ट। हमको बताइए एल्गल ब्लूम होने से मेरे फिशेस ज्यादा होंगे या फिशेस कम होंगे, हमको बताओ, मेरे एल्गल ब्लूम होने से मेरे फिशेस ज्यादा होंगे या कम होंगे, स्पेशली जो मेरे छोटे फिशेस हैं, जो फॉर एग्जांपल मेरे प्राइमरी कंज्यूमर है, क्योंकि ये तो प्राइमरी प्रोड्यूसर हुआ, ऑटोट्रॉफ हुआ, अपना खाना खुद बना रहा है, फोटोसिंथेसिस है, मतलब ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, पर जो प्राइमरी कंज्यूमर हुआ जो जाके फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा ना, उसका नंबर में हम घटाम देखते हैं, मतलब बहुत घटता है वो, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं बचता। चाहो तो इसको लिख लो यहाँ पे, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है क्योंकि अपना खाना खुद बना रहे हैं भाई, प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। और लास्ट में पॉइंट लिख लीजिए, दे अफेक्ट द प्राइमरी कंज्यूमर नेगेटिवली, अफेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर मतलब मेरा स्मॉल फिश एडवर्सली, ठीक है। तो जहां पे एल्गल ब्लूम होगा ना वहां पे आप देखेंगे कि आपका फिश का पॉपुलेशन, स्पेशली जो छोटे फिशेस होते हैं उनका नंबर धड़ गिरता है, करेक्ट। हमको एक बात बताओ, अब मुझे बताइए किस तरह के पानी में आपके एल्गल ब्लूम्स ज्यादा होंगे, कोल्ड वाटर या हॉट वाटर, बताओ। कोल्ड वाटर या हॉट वाटर, गर्मी जितना गर्म पानी, देखिए अगर आपका लॉजिक है कि कोल्ड वाटर इज मोर न्यूट्रिएंट रिच, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट 100%, ठीक है, मैं आपसे एकदम सहमत नहीं हूं कि यस कोल्ड वाटर इज मोर न्यूट्रिएंट रिच, पर गर्म पानी को देखा जाता है कि वो एल्गल ब्लूम में बढ़ोतरी देता है, क्योंकि द राइट कंडीशंस आर क्रिएटेड फॉर द एल्गे टू गो अहेड एंड कंज्यूम मोर ऑक्सीजन, ठीक है। तो याद रखो, ऐसे लिखो इसको कि कोल्ड वाटर इज मोर न्यूट्रिएंट रिच। फॉर एग्जांपल आप देखो जब हम पेरू करंट की बात करते हैं, जहां से कि आपका गुआनो का स्टोरी शुरू होता है, करेक्ट, तो वहां पे क्या देखते हैं, आपका ठंडा पानी ओशन के नीचे से ऊपर आया, साथ में लाए फिशेस, साथ में आए बर्ड्स, साथ में वाटर ड्रॉपिंग, फाइन। तो इसको ऐसे लिखिए कि कोल्ड वाटर इज मोर न्यूट्रिएंट रिच बट वार्म वाटर कंट्रीब्यूट्स टू एल्गल ब्लूम, ऐसे लिखो इसको, राइट दिस डाउन, क्योंकि वार्म वाटर गिव्स मी द राइट टेंपरेचर कंडीशंस। कोल्ड वाटर, मेरे पास मैं एक नया स्लाइड ले रहा हूं फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिए इसको नोट करके, नोट, कोल्ड वाटर ऑब्वियसली मेरा न्यूट्रिएंट रिच होता है, बट वार्म वाटर contributes to algal blooms due to creation of right conditions. ठीक है, got it? Okay.
Correct, I agree. Warm water has lesser dissolved oxygen. I absolutely agree. But then what have I written? That eventually your blooming is to do not just with say oxygen. अभी हमने क्या एस्टैब्लिश किया फ्रेंड्स? देखो, हम जब ब्लूम की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं नॉट जस्ट ऑफ ऑक्सीजन, बट यू आर आल्सो टॉकिंग अबाउट द अदर न्यूट्रिएंट्स. एंड ब्लूमिंग में एक और कॉन्सेप्ट आपको जानना है, वो है टेंपरेचर का. हाँ, कि एल्गल ब्लूम्स आर मच मोर लाइकली टू हैपन इन वार्म वाटर्स. गर्म पानी चाहिए उसको थोड़ा सा, हायर देन एवरेज. ठंडे पानी में एल्गल ब्लूम्स आप एक्सपेक्ट नहीं करते. ठीक है, इसलिए मैं आपको ये नोट लिखाया हूं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे. ठीक है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वाले में पॉइंट से आपका फुल सहमत हूं, नो प्रॉब्लम्स देयर. बट दिस इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज द क्रिएशन ऑफ द राइट कंडीशंस फॉर लाइफ टू थ्राइव, लाइफ टू सर्वाइव. ओके, लास्ट पॉइंट लिखिए यहां पे एल्गल ब्लूम्स के लिए. ठीक है, लास्ट पॉइंट लिख लो. वन सेकंड सर, प्लीज इंक्रीज द टाइमर. नो बजने वाले हैं एक्चुअली. आई हैव टू लाइक मैं क्लास नेक्स्ट हमारे फैकल्टी आने वाले हैं, तो इसलिए आई हैव टू रैप अप. लास्ट पॉइंट लिखिए, नंबर 5. डोंट वरी गाइस, हम आपका एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं. मैं भी आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर से जाके संपर्क करूंगा, टेल हिम कि भाई हमको बताओ कहां पे आपका मिलता है. वैसे अगर आप लोग को पता है तो प्लीज गो अहेड एंड टेल मी. आप लोग का फ्री टाइम कब है, मैं वही टाइम पूछ लूंगा. ठीक है, यहां पे लिखिए. ठीक है, यहां पे लिखो एल्गल ब्लूम्स में एनएरोबिक कंडीशंस. एक मिनट गाइस, आप पहले लिख लो, फिर मैं आपको पूछ लूंगा वो सारा कुछ. मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज लिख लीजिए. ठीक है, वो जनरली मैं इंसिस्ट नहीं करता हूं, पर लिख लो. एनएरोबिक कंडीशंस मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, इसमें क्या होता है? इट प्रमोट्स, ऐसे लिखो, इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. कौन सा बैक्टीरिया, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, एनएरोबिक कंडीशंस, उसमें आपके एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम. ठीक है, लिखिए, इसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम. ठीक है, और ये बैक्टीरिया होता है बैड न्यूज फ्रेंड्स. ठीक है, ये बैक्टीरिया जैसे ही आपके पानी में फॉर्म हो गया, ये प्रोड्यूस करता है हार्मफुल टॉक्सिन्स. ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा हार्मफुल टॉक्सिन्स, जिसके चलते हमारा बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एक्वेटिक सिस्टम इज डेड. बायोडाइवर्सिटी इज नेगेटिवली अफेक्टेड. ये लिखिए प्लीज, और इसको ना मार्क करो, इसको मार्क करो, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम को. ठीक है, ऑलराइट, चलो विल रैप हियर. वी हैवंट कंप्लीटेड द फुल थिंग, थोड़ा सा बचा है. एटलीस्ट इंडियन एफर्ट्स टू कंटेन वाटर पोल्यूशन हमें देखना है, पर वो हम कल देखेंगे. हमको बताइए आप लोग का कल टाइम कितना बजे फ्री है आप लोग? डेड जोन भी इसी से रिलेटेड, गौरव मैं इसके बाद वेट करने वाला था. डेड जोन इनफैक्ट मैं आपको दिखाता भी, इंडियन ओशन पैसिफिक अटलांटिक में डेड जोन का है. सारा दिन क्लास होता है. आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. मैं तुम्हारे इससे सहमत हूं. मैं तुमसे ये नहीं हूं कि मतलब आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, सो यू कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड. 5 और 6 को लीव दिए हुए हैं, 2 to 4, 4 to 6. चलिए हम एक बार आपके बैच कोऑर्डिनेटर से बात करते हैं. आप लोग अपना बैच नंबर एक बार हमको बता दो ना इधर. गाइस एक बार हमको बैच नंबर इधर बता दीजिए थोड़ा. एक्सटेंड दिस क्लास, आई कांट 60. मतलब आपका डेट एकदम डिसाइडेड है. बैच 3, 5, 4 अच्छा सारे मिक्स हैं इसमें. ओके, कोई बात नहीं, आई विल फिगर इट आउट. ठीक है, डोंट वरी. पहले इतना फोकस करो, आज का क्लास समझ में आया क्या? समझ में आया? जिनको नहीं समझ में आया, देखिए बहुत इजी है, हमने कुछ बाहर का डिस्कस नहीं किया आज. आपके एनसीईआरटी का डिस्कस किया है, पर उसको मैंने एक लेवल ऊपर लेके गया. ठीक है, कल की क्लास में पहले वाटर कंजर्वेशन, वाटर पोल्यूशन को एड्रेस करने वाले वो सारे मेजर्स देखेंगे भारत सरकार के. उसके बाद हम करेंगे वेस्ट प्रोजेक्ट. सुना होगा ना, वेस्ट टू वेल्थ मिशन प्राइम मिनिस्टर का है, तो वो सारा कॉन्सेप्ट्स, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी, सर्कुलर इकोनॉमी, पोल्यूटर प्लेस प्रिंसिपल, वो सारा कुछ कल करेंगे. बेसिकली थर्ड ऑफ जनवरी. ठीक है, चलो गाइस आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स फर्स्टली. आई होप आपको क्लास बेनिफिशियल लगा हो. ठीक है, जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, मेरा दरखास्त रहेगा नोट्स बना लीजिए. आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा, नहीं तो किताब से करने में पागल हो जाएंगे आप. ठीक है, कल मिलते हैं शाम में 6 बजे. क्लास के बाद एक फीडबैक फॉर्म आएगा. अगर आपको क्लास अच्छा लगा, डू कंसीडर जैसा आपका फीडबैक सर आपको. ठीक है, स्टूडेंट इज द अल्टीमेट पर्सन. चलिए कल मिलता हूं आपसे शाम में 6 बजे. गॉड ब्लेस यू, बाय.